ये क्लास चैप्टर 5 के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है, ये वादा है मेरा। जिनको इंग्लिश से डर लगता है उन सारे बच्चों को भी आज समझ में आना है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है, तो आप ये बता दोगे कि ये स्पीच है, एस्से है या फिर एक स्टोरी है। एक हम ट्रिक आपको बताएं, ये कहां से थे, ये सब चीजें याद रखने का। पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एक एक पैराग्राफ को बढ़िया तरीके से समझेंगे। आर मैनकाइंड हेल्प, क्या मनुष्य जाति को मदद मिला? व्हेन दे बिकम मोर नंबरस, क्या जब उसकी संख्या बहुत ज्यादा हुई तब उसको मदद मिला? और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, या फिर तब जब उसकी संख्या कम हुई तब जाके। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम व्हेन होमो स्पेसियन वाज अ रेयर स्पीशीज, एक समय ऐसा होता होगा जब ये होमो स्पेसियन यानी ये मनुष्य जो है बहुत कम संख्या में पाया जाता होगा। आई डू नॉट मीन दैट, है ना, कभी बोलते हैं कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं, है ना। दिस वाज द इंटेंशन, कि मनुष्य का यही इंटेंशन होगा, नहीं तो पुराने आदि मानव बुरा मान जाए। अरे आदि मानव खत्म हो चुका है। आज के इस क्लास में आपका इंग्लिश का 5वां चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। प्रोज का 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इस चैप्टर को आज बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। इसमें पता है आपको कैसे पढ़ाएंगे? आपको इस चैप्टर को जो पढ़ाएंगे, सबसे पहले वर्ड मीनिंग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वर्ड मीनिंग आपको बताते चलेंगे। उसके साथ में जितने भी पैराग्राफ होंगे उसका हिंदी अर्थ भी इस साइड लिखा होगा, ठीक है। और हम आपको इसको एक एक करके एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको समझाएंगे। यानी याद रखो, आपका इस क्लास में 5वां चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है। मतलब ये क्लास चैप्टर 5 के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है, ये वादा है मेरा। और आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको समझा देंगे आज, है ना। क्योंकि हम पूरा ऐसे होके आए हैं कि नहीं, आज बच्चों के माइंड में, वैसे बच्चों के माइंड में भर देना है इस पूरे चैप्टर को जिनको इंग्लिश से डर लगता है, उन सारे बच्चों को भी आज समझ में आना है, ठीक है। बस आप मेरे साथ धैर्य बना के पढ़ते चलिए। देखो आपका आज अगले 1 घंटा में आपका ये 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला 1 घंटा आप इफ और अपने दिमाग से निकाल दो, इधर उधर दुनियादारी सब छोड़ दो, अगला 1 घंटा मेरे साथ दो, है ना। 1 घंटा में आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट। चलो चैप्टर को समझते हैं। क्या है चैप्टर का नाम, है ना। चैप्टर तो 5 है। इस चैप्टर में क्या बोला गया है, ये चैप्टर है क्या बाबू? इससे पहले हम आपको चैप्टर 1 से लेके 4 तक पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में है। आज 5वां चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर देखो क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? आइडियाज, आइडियाज का मतलब क्या होता है बाबू? आइडिया का मतलब होता है विचार। क्या होता है? विचार। आइडियाज का मतलब विचारों। दैट हैव हेल्प्ड, है ना, जो मदद किया, है ना, जो मदद, है ना, किया। किसको? मैनकाइंड, यानी मानव जाति को, मानव को, है ना। ऐसे कौन कौन से आइडिया है, ऐसे कौन कौन से विचार है जो मानव जाति को मदद किया? कौन कौन से विचार हो सकते हैं? मान लो मनुष्य की संख्या बहुत ज्यादा है, या फिर मनुष्य क्या करने लगा? खेती करने लगा। पहले तो खेती नहीं होता था ना, पहले कंदमूल खाते थे, शिकार वगैरह वो सब करता था, है ना। मानव यही रहता था, आदि मानव का जिंदगी था भाई, कुछ थॉट ठिकाना थोड़ी था, वही था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, हम लोग एग्रीकल्चर करना सीख गए, है ना। हम लोग आग का आविष्कार कर लिए, हम लोग जानवरों को पालतू बनाने लगे। तो ये सब आइडिया हो सकते हैं, ये सब विचार हो सकते हैं जो मनुष्य को मदद किया, है ना। तो उन्हीं सारे आइडियाज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपके परीक्षा में अगर पूछा जाएगा बाबू आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है, तो आप ये बता दोगे कि ये स्पीच है, एस्से है या फिर एक स्टोरी है। तो ये एक क्या है? ये एक एस्से है। क्या है? एक एस्से है ना, ठीक है। क्या है? एक बाबू ये निबंध है, ठीक है। एक एस्से है यानी एक ये निबंध है, याद रहेगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक एस्से है, आप सबको याद रखना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये याद रहेगा, ठीक है। याद रहेगा ना। चलो, तो ये एक निबंध है। अब अगर बात करें इस निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे, इस एस्से के एसेस्ट कौन हो जाएंगे, तो बर्ट्रैंड रसेल, है ना। कौन हो जाएंगे बाबू? बर्ट्रैंड रसेल, है ना, BR, बर्ट्रैंड रसेल। ये है बर्ट्रैंड रसेल। और इनका जन्म जो होता है कब होता है? 1872 को, 1872 में। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम, यानी एक तरीके से इनका रहेगा कहां पे पता है? ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? ब्रिटेन में। उसके बाद ये डाइड कब किए, निधन कब किए? 1970 को, 1970 को। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यानी ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन में इनका निधन हुआ, ठीक है।
बर्ट्रैंड रसेल एक क्या थे? बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर, एक फिलोसफर भी थे, एक मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ थे, एंड ए हिस्टोरियन, और एक क्या थे? एक इतिहासकार भी थे। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। तो अगर बात करें, एक हम ट्रिक आपको बताएं, ये कहां से थे, ये सब चीजें याद रखने का। ठीक है, ये तो बाबू ये एक अपना क्या हो गया? ऐसे हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक ऐसे है। बर्ट्रैंड रसेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बर्ट्रैंड रसेल को हम लोग लिख सकते हैं बी आर, है ना, बी आर लिख सकते हैं, बी से ब्रटन, आर से रसेल, बी आर। बी आर नंबर भी होता है किसी का, किसका होता है? बिहार का गाड़ी का नंबर होता है ना, जितने भी व्हीकल वगैरह होते हैं उसका नंबर प्लेट देखते होगे, बी आर से शुरू होता है। तो बर्ट्रैंड रसेल को हम लोग बी आर लिख सकते हैं। और बिहारी, है ना, बिहारी भी बी आर से ही होता है। और बिहारी के पास क्या होता है? आइडिया होता है। बिहारी के जितना आइडिया किसी के पास है ना, जितना आइडिया, है ना, जितना आइडिया बिहारी लोग के पास है उतना आइडिया किसी के पास है नहीं है भैया। आइडिया के लिए तो जाना जाता है, हम लोग के पास बहुत आइडिया है, बिहारी के पास आइडिया की कमी नहीं है ना। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इससे समझ में आ गया। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को कौन लिखे? आइडियाज, आइडिया किसके पास है बाबू? बिहारी के पास, यानी बी आर के पास। और बी आर से क्या हो गया? बर्ट्रैंड रसेल, बता दिए। ठीक है, बी आर से आपको एक और चीज याद हो जाएगा, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। ठीक है, बी आर स्टार्टिंग में, ब्रिटेन में बी आर आया। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी याद हो गया। ठीक है, और बाबू मैथमेटिशियन भी ये थे, और बिहारी मैथमेटिशियन में कितना आगे है समझ में आता होगा, है ना, बिहारी मैथमेटिशियन भी होता है। तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर हो गया, हम आपको पूरा बता दिए, थोड़ा बहुत ट्रिक भी दिए हैं ताकि आप थोड़ा बहुत रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके पैराग्राफ समझते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एक एक पैराग्राफ को बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलो, सबसे पहला पैराग्राफ नंबर 1 का वर्ड मीनिंग देखते हैं ना। पहले इसका एक एक करके वर्ड मीनिंग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे, इस पैराग्राफ में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसका मीनिंग हो सकता है आपको चैप्टर पढ़ने के दौरान समझ में ना आए, तो उसको पहले ही देख लेंगे, है ना, और तब पैराग्राफ नंबर 1 देखेंगे। चलो जी, सबसे पहला पैराग्राफ नंबर 1 में कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब धारणा होता है ना। कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? धारणा। कुछ अपने मन में विचार बना लो, कुछ अपने मन में किसी के बारे में धारणा बना लेना, इसको कहते हैं कंसेप्शन। न्यूमरस, है ना, न्यूमरस का मतलब क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्यात्मक। ठीक है, उसके बाद है ग्रेटर डाइवर्सिटी। ग्रेटर डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा विविधता, है ना, अधिक विविधता। उसके बाद है एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस का मतलब अनुभव, है ना। उसके बाद है प्रीलिमिनरी, है ना, प्रीलिमिनरी, है ना, तो प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, है ना। तो अपना ये वर्ड मीनिंग अपना क्लियर हो गया। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 क्लियर। अभी देखो 1 नंबर पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग क्लियर हुआ, तब चलो पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ते हैं और देखो अब कितना आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले माइंड शांत है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, है ना, हम लोग इस विषय के बारे में डिस्कस करें, है ना, हम लोग इस विषय के बारे में डिस्कस यानी हम लोग जो अपना बोल सकते हैं चर्चा शुरू करें, है ना, इस विषय में चर्चा शुरू करने से पहले, है ना, वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन। हम लोग को कुछ अपने मन में विचार बना लेना होगा, हम लोग के मन में अपने कुछ विचारधारा बना लेना होगा। ठीक है, एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, है ना, उसके प्रभाव के बारे में, दैट वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड, जिसको हम लोग मानव जाति का मदद समझेंगे, है ना। यानी अब देखो, अब समझो इसको, है ना, मतलब हम हेल्प टू मैनकाइंड यानी मानव जाति का मदद जिसको हम लोग समझेंगे, किसको किसको मानव जाति का मदद कर समझेंगे, उसका हम लोग क्या करते हैं? एक कंसेप्शन बना लेते हैं, एक विचारधारा अपने मन में बना लेते हैं। हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करें, चर्चा शुरू करें, उससे पहले हम लोग को अपने मन में एक कंसेप्शन बना लेना होगा कि हम लोग किसको मानव जाति का मदद समझेंगे, है ना, किसको हम लोग मानव जाति का मदद समझेंगे। मतलब सिंपल बोले हैं कि हम लोग मानव जाति के मदद के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग को अपने मन में कुछ विचारधारा बना लेना होगा कि किसको हम लोग मानव जाति का मदद समझेंगे। ठीक है, अब देखो, आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर नंबरस, है ना, क्या मैनकाइंड हेल्प, क्या मनुष्य को मदद मिला? व्हेन दे बिकम मोर नंबरस, क्या उसकी ज्यादा जब संख्या हुई तब वो मनुष्य को बहुत ज्यादा मदद मिला? क्या मनुष्य को बहुत ज्यादा मदद मिला जब उसकी संख्या बहुत ज्यादा हुई?
और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, या मनुष्य को बहुत ज्यादा मदद हुआ जब वो बहुत ज्यादा जानवरों की तरह नहीं बना, है ना, जानवरों से मतलब अलग बनता चला गया, जानवरों की तरह कम बनता चला गया। पहले मनुष्य का नाखून वगैरह बढ़ता था, जानवर जैसे लगता था, लेकिन मनुष्य धीरे धीरे जानवरों से अलग होता गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया बाबू, है ना, यहां पे बोला गया बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड इफेक्ट दैट वी कंसीडर एज ए हेल्प ऑफ मैनकाइंड। हम लोग मनुष्य के, मानव जाति के, है ना, मानव जाति के, है ना, हेल्प के बारे में अगर बात करें, है ना, मनुष्य जाति के मदद के बारे में अगर बात करें, तो हम लोग के मन में कुछ कंसेप्शन, कुछ विचारधारा बना लेना चाहिए, है ना। तो उस विचारधारा में क्या हो सकता है ना, आर मैनकाइंड हेल्प, क्या मनुष्य जाति को मदद मिला, व्हेन दे बिकम मोर नंबरस, क्या जब उसकी संख्या बहुत ज्यादा हुई तब उसको मदद मिला, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, या फिर तब जब उसकी संख्या कम हुई तब जाके, है ना। तो यहां पे ये बोला गया है कि मनुष्य को मदद कब मिला, या तो जब उसका संख्या बढ़ा तब उसको मदद मिला, जब या तो वो जानवरों की तरह कम बना तब उसको मदद मिला, है ना। कौन से ऐसे विचार हैं, ठीक है। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या मनुष्य जब खुश होता गया, जब बहुत ज्यादा खुशहाल होता गया तब उसको मदद मिला। कौन से ऐसे विचार हैं जो मनुष्य को मदद किया, है ना। हम कंसेप्शन, कुछ एक विचारधारा अपने मन में बना रहे हैं, या तो जब उसको उसकी संख्या बड़ी होगी, है ना, या तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया है, ठीक है, कब उसको मदद मिला, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या जब वो सीख गया बहुत सारा अनुभव, है ना, बहुत सारा अनुभव सीख गया, किसका, एंजॉय करने का, आनंद करने का, आनंद प्राप्त करने का। मनुष्य बहुत ज्यादा, जब बोल सकते हैं कि एक तरीके से अनुभव ले लिया कि हाँ, आनंद हमको खेलने से भी मिल सकता है, मोबाइल चलाने से भी मिल सकता है, बहुत सारा अलग अलग चीज से हम लोग एक तरीके से आनंद उठा सकते हैं, तब उसको मदद मिला। कब उसको मदद मिला, हम लोग ये जानना चाहते हैं। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या फिर मनुष्य जब ज्यादा जानने लगा तो वो सबसे ज्यादा मदद किया। मनुष्य को मनुष्य बनने में सबसे ज्यादा मदद किया कौन, हम लोग ये बस जान रहे हैं, ठीक है। क्या उसका संख्या जब बढ़ गया वो मदद किया, जब वो खुश रहने लगा तो वो सबसे ज्यादा मदद किया, या फिर जब वो बहुत ज्यादा खुश रहने का जो है ना, अलग अलग प्रकार का खुश रहने का अनुभव कर लिया कि हाँ, मूवी देखने से खुश हो सकते हैं, घूमने से खुश हो सकते हैं, इस सब से क्या उसको मदद मिला। या फिर और दे कम टू नो मोर, या जब वो ज्यादा जानने लगा वो उसको ज्यादा मदद किया। मनुष्य को मदद किया कौन आखिर, ठीक है। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या जब वो एक दूसरे के प्रति मित्रवत होने लगा, ठीक है, वो मदद किया। आई थिंक अब लेखक यहां पे कहते हैं, यहां पे तो कंफ्यूजन कर दिए, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए कि आखिर मनुष्य को सबसे ज्यादा मदद किया कौन, है ना। तो यहां पे कहते हैं आई थिंक, मेरे अनुसार, ऑल दीज थिंग्स, कि ये सारा चीज जो है कम इनटू आवर कंसेप्शन, ये सारी चीजें जो है हमारे विचारधारा के अंदर होगी, ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, जो मनुष्य को मदद किया। कि मतलब हम लोग इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य को, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि मनुष्य को जो है ना मदद किया कौन आखिर, ठीक है। यही सब कंसेप्शन, यही सारे विचारधारा हैं जो मनुष्य को मदद किया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई विल से ए प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट दैम, और हम इसके बारे में प्रारंभिक शब्द कहेंगे, है ना। अब कभी आगे बोलते हैं, लेकिन यहां पे आप क्या जाने, यहां पे कभी सबसे पहले बोले कि हम लोग मनुष्य को क्या चीज मदद किया, इसके बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ विचारधारा बना लेना होगा कि हम किसको मनुष्य का हेल्प मानेंगे, किसको मनुष्य का हम बोल सकते हैं हेल्प मानेंगे, मदद मांगेंगे। क्या जब उसका संख्या ज्यादा हुआ, या फिर जब वो मतलब जानवरों की तरह कम दिखने लगा, या जब वो खुश हुआ, या फिर जब वो एक तरह एंजॉय करने का बहुत अलग अलग जरिया ढूंढ लिया, या फिर जब वो ज्यादा जानने लगा, या फिर जब वो एक दूसरे के प्रति मित्रवत होने लगा, है ना। तो कवि के अनुसार कि ये सारी चीजें जो है हम लोग मनुष्य की मदद के रूप में देखेंगे, कि ये सारी चीजें जो है मनुष्य को मदद किया समय के साथ, है ना। अब प्रारंभिक चीजें बोलना चाहते हैं कभी इस सब के बारे में, तो पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है, पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि मनुष्य का मदद हम लोग किसको किसको मान सकते हैं अपने विचारधारा के अंदर, ठीक है। कि भाई उसका नंबर हो गया, वो फ्रेंडली होना, हम लोग जानवरों की तरह कम होने लगे, या फिर हम लोग एक तरीके से खुश रहने का बहुत अलग अलग जरिया ढूंढ लिए, ठीक है, ये सब चीजें, या फिर हम लोग ज्यादा जब जानने लगे। तो कभी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सारी कंसेप्शन, ये सारी चीजें जो है हम लोग के कंसेप्शन के अंदर आता है, हम लोग इसके बारे में, ये हम लोग का विचारधारा हुआ, ठीक है, कि यही सब चीजें जो है मनुष्य को मदद किया समय के साथ, है ना। अब इन सब चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे,
ठीक है, देखो पैराग्राफ नंबर 2 आता है इंडिविटेबल, है ना। इंडिविटेबल का मतलब होता है जाहिर है कोई शंका नहीं, है ना। उसके बाद है स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, जैसे हम लोग भी एक स्पीसीज है ना, एक प्रजाति है। उसके बाद देखो सबसिस्टिंग, है ना, प्रिकरियसली मतलब अनिश्चित रूप से निर्वाह करना। टेरिफाइड मतलब डरा हुआ, है ना, मतलब बोल सकते हैं भयाक्रांता यानी भींगी बिल्ली यानी डरना, ठीक है। सिक्योरिंग मतलब हासिल करना। नॉरिशमेंट का मतलब पोषण, अपने खाना पीना का पदार्थ, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके बाद है ओवरवे मतलब अधिक वजन। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। इनफेंसी मतलब बचपन। एगिलिटी मतलब होता है चपलता, ठीक है। एजिलिटी इसको पढ़ा जाता है। हेयर सूट का मतलब होता है बालदार। उसके बाद थ्रो आउट का मतलब होता है ना, थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। उसके बाद अपने पास है इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा। रिजॉइस का मतलब होता है आनंद। और ओकेजन का मतलब होता है अवसर, है ना, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो इन सारी चीजों के बारे में वर्ड मीनिंग आप देखे हो। अभी चलो पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग तो अभी तक क्या देखे कि बाबू एक बस विचारधारा ही बना रहे हैं कि हम लोग किसको किसको मनुष्य का मदद मानेंगे, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट होता है, द मोस्ट इंडिविटेबल, है ना, रिस्पेक्ट, है ना, इसमें कोई शंका नहीं है ना। इन विच आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर, है ना, कि जो मनुष्य का सबसे ज्यादा मदद करने वाला जो कोई चीज है वो है नंबर, है ना, वो है उसकी संख्या, है ना। मतलब द मोस्ट इंडिविटेबल, इसमें कोई भी शंका नहीं है, जरा सा भी संकोच नहीं है। रिस्पेक्ट इन विच, है ना, उस मामले में आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर, है ना, मनुष्य का संख्या ही है जो उसको सबसे ज्यादा मदद किया, है ना। उसका संख्या ही है कि मनुष्य पहले कम था लेकिन मनुष्य धीरे धीरे ज्यादा होता गया, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता चला गया और वो आगे विकास होता चला गया। उसकी संख्याएं कम नहीं होती गई, वो विलुप्त प्राणी नहीं बनता गया, उसका संख्या बढ़ा, वो और आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, है ना, एक समय ऐसा जरूर होगा व्हेन होमोस्पेसियन, है ना, होमोस्पेसियन किसको कहते हैं, ठीक है, होमोस्पेसियन मनुष्य का नाम है, साइंटिफिक नेम जो है ह्यूमंस का क्या है, होमोस्पेसियन, है ना। तो देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, एक समय ऐसा जरूर होता होगा जब होमोस्पेसियन यानी जब मनुष्य जो है वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, जब ये बहुत ज्यादा दुर्लभ प्राणी हुआ करता होगा। जैसे बहुत सारा जानवर आप जानते होंगे एक रेयर स्पीसीज में आता है, एक मतलब दुर्लभ प्राणी में आता है, ठीक है। तो ऐसे कभी एक समय तो हुआ होगा ना जब मनुष्य को भी दुर्लभ प्राणी में रखा गया होगा कि ये मनुष्य भी दुर्लभ प्राणी है ना, मतलब ये बहुत रेयर स्पीसीज है, ठीक है, एक समय ऐसा होता होगा। तो उस समय की बात है। सबसिस्टिंग, है ना, प्रिक्योरसली, है ना, तो मतलब यहां पे बोल रहे हैं कि अनिश्चित रूप से विद्यमान, मतलब ये मतलब कहीं कहीं पे होता होगा, इन जंगल एंड केव्स, है ना, कहीं कहीं पे, कहीं जंगल में, कहीं गुफाएं में ये मनुष्य रहता होगा कहीं कहीं पे। जैसे कोई कोई विलुप्त प्रजाति के कुछ कुछ जानवर कहीं कहीं मिल जाते हैं ना, तो ऐसे ही मनुष्य भी कहीं कहीं रहता होगा। हर जगह जैसे आज मनुष्य पाया जाता है ऐसे नहीं होता होगा ना पहले। टेरिफाइड और वाइल्ड वेस्ट, है ना, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड वेस्ट, है ना, मतलब वाइल्ड वेस्ट का मतलब होता है जंगली खूंखार जानवरों से डरता हुआ रहता होगा, कि हाँ जंगल में गुफाओं में रहता होगा। हैविंग डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, और अपने पोषण को सिक्योर करने में, हासिल करने में भी उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होता होगा, बहुत ज्यादा कठिनाई होता होगा। किसको, मनुष्य को बहुत ज्यादा कठिनाई होता होगा, अपना पोषण को जुटाने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई होता होगा, है ना। तो यहां पे क्या बोले पैराग्राफ नंबर 2 में, पैराग्राफ 1 में बोले कि हम उन सारे विचारों के बारे में बात करते हैं जो हम लोग मान के चलेंगे कि ये सारे आइडिया जो मनुष्य को मदद किया समय के साथ, है ना, तो उसके बारे में कंसेप्शन, विचारधारा बनाए कि भाई ठीक है, हो सकता है उसका नंबर जो होगा, संख्या बढ़ा, इसके कारण मनुष्य को बहुत ज्यादा मदद मिला, है ना, या फिर हम लोग जानवरों की तरह कम बने, इसके कारण ये विचार जो है बहुत ज्यादा मदद किया मनुष्य को मनुष्य बनने में। या फिर जब हम बहुत बोल सकते हैं कि एक तरीके से अलग अलग चीज जान गए, ठीक है, खुश रहने का, या हम ज्यादा जब खुशहाल रहने लगे, या फिर जब हम बहुत ज्यादा सीख गए, ये सब विचार ऐसे हो सकते हैं जो मनुष्य को मदद किया। तो उसमें पैराग्राफ नंबर 2 में आते ही हम लोग सबसे पहला जो विचारधारा बनाए थे कि नंबर हो सकता है, मनुष्य का संख्या जो होता है, संख्यात्मक नंबर्स जो हो सकता है, संख्या जो है वो बहुत ज्यादा मदद किया। तो उसी के बारे में देखे कि हाँ इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। मोस्ट इनोवेटिव रिस्पेक्ट, है ना, इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स, है ना, कि मनुष्य को सबसे ज्यादा जो मदद किया इसमें कोई शंका नहीं है कि वो उसकी संख्या है।
मनुष्य की संख्या जैसे जैसे बढ़ी वो उसको सबसे ज्यादा मदद किया। ठीक है, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम व्हेन होमो स्पेसियन वाज अ रेयर स्पीसीज। एक समय ऐसा होता होगा जब ये होमो स्पेसियन यानी ये मनुष्य जो है बहुत कम संख्या में पाया जाता होगा, है ना, सब्सिस्टिंग प्रीक्यूरसली इन जंगल एंड केव्स, है ना, टेरिफाइड विद वाइल्ड वेस्ट, है ना, बहुत दुर्लभता से, है ना, बहुत डर डर के ये रहता होगा जंगलों में और गुफाओं में, है ना, केव्स मतलब गुफा, जंगलों में और गुफाओं में उस जंगली जानवर से, खूंखार जानवरों से डरते डरते रहता होगा। हैविंग डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग नॉरिशमेंट, है ना, जब संख्या कम होती होगी तो जंगली जानवरों वगैरह से डर डर के जंगल गुफाओं में रहता होगा और अपना पोषण जुटाने में भी इसको डिफिकल्टीज होता होगा, है ना, कठिनाइयां होती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। At this period, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, है ना। देखो अब क्या है, एट दिस पीरियड, और उस समय जब एक तरीके से मनुष्य का संख्या बहुत ज्यादा कम होता होगा, ठीक है, एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज, तब उस समय बोल सकते हैं बायोलॉजिकल यानी जो है ना, बोल सकते हैं कि वो लोग जैविक बोल सकते हैं, एडवांटेज जो था, है ना, जो एक उसका जो है जो एक एडवांटेज मतलब उसका जो लाभ जो था वो क्या था, उसका इंटेलिजेंस, है ना, वो जो अपना बुद्धि जो था, विच वॉज कम्युलेटिव, वो बढ़ता चला गया, है ना, बुद्धि मनुष्य का बढ़ता चला गया। क्यों बुद्धि बढ़ता चला गया, देखो, इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसका बुद्धि जाता गया, है ना, मतलब जो पिता सीखा वो अपने बेटे को बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा होता, बिजली चमकना मतलब ये हुआ, है ना, पानी वर्षा होना मतलब भगवान गुस्सा नहीं हुए, वो बारिश होता है, क्यों होता है, एक जनरेशन का नॉलेज दूसरे जनरेशन को सिखा दिया। आज यही ना होता है कि जो हमारे पूर्वज लोग सीखे हैं वो सब हम लोग सीख लेते हैं और फिर कुछ नया हम लोग मतलब कुछ हम लोग इन्वेंशन वगैरह करते हैं, कुछ आविष्कार वगैरह करते रहते हैं। तो मतलब जो पीछे जो लोग सीख के रखे हैं वो समाप्त नहीं हो गया, वो भी हम लोग सीख लेते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सीखते जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका मतलब बोल सकते हैं नॉलेज जो है वो भी क्युमुलेटिव होता गया, है ना, वो भी क्युमुलेटिव होता गया, वो भी बढ़ता चला गया। ठीक है, हैड, है ना, स्कैर्सली, है ना, बिगन टू ओवरवे द डिसएडवांटेज ऑफ द लॉन्ग इन्फेंसी, है ना, मतलब जो लॉन्ग इन्फेंसी मतलब एक तरीके से लंबे बोल सकते हैं शैशवावस्था का जो नुकसान था उसको हम लोग धीरे धीरे कम करते चले गए, कि मतलब एक तरीके से उससे हम लोग एक एडवांटेज ही लेते चले गए कि हम लोग जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज को लेते चले गए। ठीक है, हिज लेसन्ड एजिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकी, है ना, मतलब अगर बात करें एजिलिटी मतलब एक तरीके से उसका फुर्ती के बारे में अगर बात करें तो मंकी के कंपेयर में, तुलना में अगर बात करें तो मनुष्य का फुर्ती थोड़ा कम है। बंदरों से बंदर इतना फुर्ती है भाई, बंदर लोग को देखोगे एक तरफ से दूसरी तरफ कूद के, है ना, तुरंत लेकर तुम्हारा चश्मा उठाया एकदम चढ़ गया ऊपर, अब उसको दो फल फूल देते रहो वो नहीं सुनेगा, है ना, इतना फुर्ती है, तुरंत तुम ऐसे चश्मा पहने हो, है ना, या तुम्हारे हाथ से मोबाइल या चश्मा, तुम जाओ ना कभी मतलब कभी कभी राम मंदिर वगैरह तरफ, बंदर आएगा तुमसे ये छीनेगा, है ना, और चल देगा, ले भाई ऊपर चढ़ गया, अब जाओ उसको देते रहो, उसको बिस्कुट दो, चॉकलेट दो, उसको कुछ भी करो, है ना, नहीं सुनेगा भाई, उसको उठा के दो, वो माजा वगैरह उठा के दो, वही वो लेता है ना वही उसको पसंद है, तो वो उसको दो या केला वगैरह दो, तब वो तुम्हारा चश्मा तुमको लौटा देगा, है ना, होता बहुत चालाक है लेकिन भाई बहुत फुर्ती उसमें होता है। तो यहां पे बोले हैं कि बंदरों के तुलना में, है ना, हिज लेसन एजिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकीज, है ना, उसका फुर्ती जो है मंकी की तुलना में, एंड हिज लैक ऑफ हेयर सूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, है ना, उसका मतलब फुर्ती भी थोड़ा सा मनुष्य का कम होता है बंदरों की तुलना में। ठीक है, और हेयर सूट भी नहीं होता है, जैसे बंदर वगैरह को देखोगे क्या होता है ना, हेयर सूट होता है, शरीर के ऊपर में बहुत सारा बाल होता है, ठीक है, बहुत सारा बाल होता है, और मनुष्य के शरीर के ऊपर में, हम लोग के शरीर के ऊपर में देखो बहुत सारा बाल है नहीं, थोड़ा बहुत होता है सबके शरीर में, क्योंकि वो एक तरीके से सेल्स को रक्षा करता है। और बंदर के ऊपर में देखोगे बहुत, जानवर के सिंपल जानवर के ऊपर देखो बहुत ज्यादा हेयर सूट होता होगा, जो उसको, है ना, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोल्ड, जो उसको ठंडा में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, है ना, जो ठंड में उसको मदद करता है। ठीक है, हेयर सूट जो होता है ना, मतलब एक सूट नहीं रहता है वो, मतलब हेयर ओरिजिनल हेयर उसके पास रहता ही है, वो कोई सूट नहीं पहना रहता है। ठीक है, तो बंदर वगैरह को ठंड में वो भी बचाता है, लेकिन हम लोग के पास कहाँ है, मनुष्य तो भाई इतना है कि अब जो हेयर्स वगैरह अगर इस पे है उसको एकदम भाई कष्ट होगा, दुख होगा, कोई दिक्कत नहीं, चिपकाना, है ना, घींचा, उसके बाद पूरा जितना भी हेयर सूट है सब निकल गया, है ना, जो थोड़ा बहुत तो है भी वो भी तो मनुष्य तो अब ऐसा बन चुका है। तो एक तरीके से ठंड में बचने के लिए पहले के लिए सोचो कितना मुश्किल होता होगा,
ठीक है। एक तरीके से फुर्ती भी जानवरों इतना नहीं है, उसके बाद हेयर सूट भी जानवर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो दिक्कतें होती थी। आगे देखो, इन दोज डे, और उस समय, द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, उस समय मनुष्य का संख्या जो होता होगा बहुत स्मॉल, बहुत कम होता होगा, है ना। उस समय जब बात कर रहे हैं हम लोग बहुत पुराने जमाने की, है ना, जब मनुष्य की संख्या बहुत कम हुआ करता था, आदि मानव का जीवन में भी आदमी का संख्या कम था, उस समय की बात चल रही है। उस समय, है ना, इन दोज डेज, और उस समय, द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, है ना, उस समय मनुष्य की संख्या बहुत ज्यादा कम होता होगा, है ना। द मेन यूज टू विच, है ना, थ्रू आउट द एजेस, है ना, और सदियों से बात करें अगर मनुष्य का जो मेन यूज किया, जो मुख्य उपयोग जो किया, मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल, अपना जो तकनीकी उसके पास बुद्धि दिमाग जो था ना मनुष्य का, हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, है ना। मनुष्य उस समय अपना पूरा बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कि भाई संख्या बढ़ाना है अपना, है ना, कि मनुष्य सारे बहुत कम हुआ करता था, लेकिन मनुष्य तो ये जानता था कि भाई नंबर कैसे हम लोग का बढ़ सकता है, हम लोग ज्यादा संख्या कैसे कर सकते हैं। तो मनुष्य अपना पूरा दिमाग दिया कि कैसे हम लोग अपनी पॉपुलेशन, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो मनुष्य उस समय पूरा, पहले देखते होंगे एक एक, है ना, एक एक पेरेंट्स का 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बच्चे होते थे, ठीक है। उस समय मनुष्य अपना पूरा दिमाग लगाया कि कैसे हम लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग अपना जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। आई डू नॉट मीन दैट, है ना, कभी बोलते हैं कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं, है ना, दिस वाज द इंटेंशन, कि मनुष्य का यही इंटेंशन होगा। नहीं तो पुराने आदि मानव बुरा मान जाए, अरे आदि मानव खत्म हो चुका है, ठीक है। कभी बोल रहे हैं कि हम ऐसा ये नहीं कहना चाहते कि उनका इंटेंशन ये था कि नहीं हमको जानबूझ के बच्चा पैदा करना है, हम लोग को अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, उनका इंटेंशन ये नहीं था। बट दिस दैट इट वाज, है ना, लेकिन ये ऐसा था इनफैक्ट, है ना, दरअसल द इफेक्ट, ये एक प्रभाव तो था भाई, है ना, कि संख्या जैसे जैसे बढ़ा वो बहुत ज्यादा मदद किया मनुष्य को। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस, अगर ये आनंद का बात है, इन देन, है ना, देन वी हैव ओकेजन टू जॉइस, तो हम लोग का ये पल है, ये अवसर है कि हम लोग आनंद ले, इस पल का आनंद उठाए, ठीक है, इस पल में आनंद को ढूंढे। तो यानी पैराग्राफ नंबर 1 में बोला गया कि बाबू हम लोग ऐसे ऐसे कुछ आइडिया के बारे में बात करते हैं जो मनुष्य को मदद किया होगा, ऐसी विचारधारा बनाते हैं। तो उसमें बताए नंबर हो सकता है, मनुष्य जानवरों की तरह कम बना, मनुष्य एक तरीके से बोल सकते हैं कि खुशियां ढूंढा, मनुष्य एक तरीके से अलग अलग आनंद का अलग अलग मौका ढूंढा, ठीक है, मनुष्य बहुत ज्यादा बुद्धि हुआ, ठीक है। तो ये सारे विचार हो सकते हैं जो मनुष्य को मदद किया। उसमें सबसे पहला बात किए कि संख्या, हाँ मनुष्य को इसमें कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं कि मनुष्य को बहुत ज्यादा मदद किया उसका संख्या, ठीक है। मनुष्य पहले जंगलों में गुफाओं में जंगली जानवरों से डरते डरते रहता होगा, है ना। समय के साथ धीरे धीरे जब इसकी जनसंख्या बढ़ाने पे सबसे पहला ध्यान दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। पहला पैराग्राफ में ऐसे सारे आइडियाज, विचार के बारे में बात की जो मनुष्य को मदद किया होगा। दूसरे में सबसे पहले नंबर्स के बारे में बात की, संख्या, जो मनुष्य जो है ना मदद किया समय के साथ। अब पैराग्राफ नंबर 3 में आते हैं, है ना, क्या है, प्रोग्रेसिवली, है ना, प्रोग्रेसिवली मतलब एक तरीके से समय के साथ। उसके बाद है पार्टिकुलर यानी विशिष्ट, एक्वायर्ड मतलब होता है अर्जित, है ना, अधिग्रहित मतलब जो हम लोग यहाँ पे ग्रहण करते हैं, अपोज्ड मतलब विरोध, कंजेनिटल, है ना, कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, कुछ गुण होता है ना जो हम लोग का जन्मजात ही होता है, उसको कहते हैं कंजेनिटल। उसके बाद है एज्यूमिंग मतलब मान लिया जाए, ठीक है। उसके बाद है अपने पास डोमिनेट्स मतलब हावी होना किसी पर, ठीक है। उसके बाद है इंपल्स, है ना, इंपल्स का मतलब होता है प्रेरणा, लालसा, आवेग, ठीक है। चलो अब पैराग्राफ नंबर 3 को समझते हैं। वी हैव आल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट, हम लोग कुछ मामलों में, है ना, प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, हम लोग कुछ मामलों में जानवरों की तरह कम बने, है ना। पहला पैराग्राफ में बात हुआ था ना, पहले तो मनुष्य की संख्या हो सकती है या फिर हम लोग जानवरों की तरह कम बने, ठीक है। ये सब विचार हो सकते हैं, ये सब हम लोग कंसेप्शन में रखेंगे। तो पहला तो सेकंड नंबर पैराग्राफ में हम लोग बात कर लिए कि मनुष्य की संख्या जो उसको मदद किया। दूसरा हम लोग लेस लाइक एनिमल बने, जानवरों की तरह कम बने, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। वी हैव आल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, है ना। कुछ मामलों में अगर हम लोग बात करें कि जानवरों से हम लोग अलग बने, जानवरों की तरह हम लोग नहीं बने, है ना।
आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट। हम दो मामलों में इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हम लोग जानवरों से अलग बने या हम लोग जानवर नहीं बने। जानवरों के मामले में जानवर जैसा है उससे हम लोग थोड़ा सा अलग बने, ठीक है, कि हम लोग कम व्यवहार करने लगे जानवरों की तरह, ठीक है। इसके बारे में दो मामलों में बात कर सकते हैं। फर्स्ट, दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेनिटल स्किल प्ले ए कंटिन्यूली है ना इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, है ना। अब देखो क्या बोला गया कि हम लोग लेस लाइक एनिमल, हम लोग जानवरों की तरह व्यवहार थोड़ा सा कम करने लगे। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट। हम दो मामलों में इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हम लोग जानवरों की तरह कम बने। इसके बारे में हम दो मामलों में बात कर सकते हैं। सबसे पहला दैट की एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेनिटल स्किल, है ना, मतलब कंजेनिटल मतलब जो जन्मजात गुण होता है उसके अपोज, उसके विपरीत जो हम लोग का एक्वायर्ड जो स्किल होता है, जो हम लोग यहाँ पे इस दुनिया में आके सीखते हैं। कुछ होता है जन्मजात ही हम लोग के अंदर कुछ गुण होते हैं, लेकिन जो हम लोग उसके विपरीत जो हम लोग कुछ यहाँ आके इस दुनिया में आके जब कुछ गुण सीखते हैं ना, वो गुण जो होते हैं प्ले ए कंटिन्यूली, है ना, इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, वो हर हमेशा मनुष्य के जीवन में एक तरीके से सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा करता है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एंड सेकेंडली, और दूसरा बात ये है दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, है ना, और वो एक तरीके से मोर एंड मोर डोमिनेट इम्पल्स, और वो एक तरीके से बहुत ज्यादा हम लोग जो हावी होने वाला जो है ना। सेकेंडली, पहला तो ये हो गया कि भाई हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे एक तरीके से हम लोग जानवरों की तरह कम बने। इसके बारे में दो मामले में बात कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम लोग का जो है ना एक्वायर्ड जो गुण होता है, जो हम लोग इस दुनिया में सीखते हैं, वो हम लोग के जन्मजात गुण से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और सेकेंडली दूसरा जो है दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, कि हम लोग का जो है ना ऐसा है कि हम लोग थोड़ा हावी होते हैं। तो जानवर जो है ना किसी पे हावी नहीं होता, हम लोग थोड़ा सा डोमिनेट करने का हम लोग का गुण है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसा प्रेरणा है, हम लोग डोमिनेट करते हैं, दूसरे पे हावी हो जाते हैं। तो जानवरों पे धीरे धीरे हम लोग काबू करने लगे, ठीक है। इन दीज रिस्पेक्ट, और इस मामले में वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, हम लोग जानवरों की तरह थोड़ा कम व्यवहार करने लगे इस मामले में, ठीक है। कि हम लोग का जो है ना जो यहाँ पे गुण सीखते हैं, ठीक है। गुण तो भाई जानवर भी सीख के आता है दुनिया में, जन्मजात गुण तो उसके पास भी होता है, जन्मजात गुण हमारे पास भी होता है, लेकिन हम लोग इस दुनिया में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा सबसे पहला बात यह है। दूसरा बात यह हुआ कि हम लोग इस दुनिया में थोड़ा सा हावी होने का हम लोग का प्रवृत्ति है, ठीक है। तो ये दो चीज ऐसा है जो हम लोग को जानवरों से थोड़ा सा अलग बनाए। हम लोग जानवरों की तरह व्यवहार नहीं किए, है ना, हम लोग को जानवरों से थोड़ा अलग हम लोग बने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। चलो पैराग्राफ नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देखते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। अभी देखो जी इसमें क्या बोला गया है ना, इसमें बात क्या किया जा रहा है, वर्ड मीनिंग क्या क्या है ना, पैराग्राफ नंबर 4 में, है ना। क्या है? फोरसी। फोरसी का मतलब होता है पूर्वानुमान। हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं ना, पहले ही कुछ चीज अनुमान लगा लेते हैं, उसको कहते हैं। उसके बाद है कैटास्ट्रॉफी, है ना। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, विपदा, आपदा, ठीक है। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, है ना, भूख के कारण जो मरता है लोग, उसको कहते हैं स्टार्वेशन। उसके बाद है सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना। उसके बाद अपने पास एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, है ना। चिंता जो होता है मन में उसको कहते हैं एंजाइटी, है ना। एंजाइटी हो गया, चिंता हो गया। उसके बाद है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है तदानुसार, अनुरूप, है ना। उसके बाद है तो देखो नेवर्स का मतलब होता है पड़ोसियां। उसके बाद है बीफेल का मतलब घटित होना, कुछ चीज घटता है, कुछ चीज होना, उसको कहते हैं बीफेल। उसके बाद है कर्विंग। कर्विंग का मतलब होता है तोड़ को रोकने, नियंत्रण करना। फॉर द का मतलब होता है पूर्व विवेक, है ना। पहले ही हम लोग विवेक बुद्धि लगा के सोचने लग जाते हैं कुछ चीज को, है ना, उसको कहते हैं। एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना, ठीक है। एवर्ट का मतलब होता है टालना। उसके बाद फिजिकल डिजास्टर का मतलब होता है शारीरिक आपदा। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। एरुडाइट का मतलब होता है वैज्ञानिक या विद्वान या ज्ञानी। उसके बाद है अपने या प्रख्यात, विख्यात, फेमस, है ना, ये बोल सकते हैं। उसके बाद है कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब होता है यकीन करने वाला, है ना, कि हम आपको यकीन नहीं दिलाएंगे, हम आपको कन्विंस्ड नहीं करेंगे, है ना, ये होता है। अब चलो ना वर्ड मीनिंग तो देखे हो, इसका उपयोग देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझोगे, ठीक है। आ जाओ, देखो अच्छे से आपको समझाते हैं,
ठीक है, आराम आराम से शिद्दत से पढ़ो ना, कोई हड़बड़ी है। हम आपको डिटेल से इसलिए पढ़ाते हैं कि एक वीडियो देखो, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आना चाहिए। अब देखो जी, क्या है एज टू हैप्पीनेस, है ना, ये बोलते हैं कि अगर खुशियों के बारे में अगर बात करें, अभी तक तो सब कुछ के बारे में बात की कि चल ठीक है, मनुष्य का संख्या बढ़ा, है ना, मनुष्य जानवरों की तरह कम बनता चला गया, लेकिन अगर खुशियों के बारे में बात करें, है ना, एज टू हैप्पीनेस, अगर हम खुशियों के बारे में बात करें, आई एम नॉट श्योर, है ना, हम ये श्योर नहीं है कि मनुष्य कितना विकास किया इसमें, है ना, व्हाट्स इट इज ट्रू, है ना, हाँ, अगर पक्षियों के बारे में बात करें तो हाँ ये बिल्कुल सत्य है कि पक्षियां बहुत खुशहाल है ना, मतलब अगर बात करें खुशियों के बारे में तो आई एम नॉट श्योर, है ना, कभी बोलते हैं कि हम श्योर नहीं है, खुशियां मनुष्य को कितना प्राप्त हो इसके बारे में हम श्योर नहीं है। वर्ड्स इट इज ट्रू, है ना, पक्षियों के बारे में ये सत्य है कि डायर ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय में, यानी जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो पक्षियां बहुत ज्यादा संख्या में मरते हैं, है ना, डाई मतलब मरते हैं, हंगर हंगर भूखमरी के कारण, भूखे रहने के कारण सर्दी के समय में बहुत सारे पक्षियां मर जाते हैं। इफ दे आर नॉट वर्ड ऑफ पैसेज, अगर वो टहलने वाले, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले पक्षी नहीं होते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है, एक जगह रहने पे वो मर जाते हैं, अगर टहलने वाले होते हैं तब तो बच जाते हैं, लेकिन एक जगह रहने वाले पक्षी मर जाते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन वही गर्मी में, दे डू नॉट फोरसी, वो ये सोचते भी नहीं है ना, दिस कैटास्ट्रॉफी, ये आपदा विपदा उनके साथ होने वाला है, वो गर्मी के मौसम में वो बात सोचते भी नहीं है, ठीक है। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बेफेल डैम इन द प्रीवियस विंटर, है, और ना ही वो ये बात सोचते हैं, ना वो ये बात को याद करते हैं कि बेफेल मतलब घटित होना, कि उनके साथ प्रीवियस विंटर में, पिछले सर्दी में क्या घटित हुआ था वो याद ही नहीं रखते हैं। मतलब सिंपल समझो कि पक्षियों के बारे में अगर बात करें तो वो पिछले सर्दी में, मान लो पक्षियों के बारे में अगर बात करते हैं तो सर्दियों के महीना में बहुत ज्यादा पक्षी मारे जाते हैं भूखमरी के कारण, भूखे रह जाते हैं पक्षी, इसलिए मारे जाते हैं बहुत सारे पक्षी, है ना। लेकिन गर्मी जब आता है ना तो वो पीछे उनके साथ क्या हुआ तो वो भूल जाते हैं, वो याद भी नहीं रखते हैं, है ना, और ना ही वो अनुमान लगा पाते हैं कि अगले सर्दी में उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब वो खुश रहते हैं, जैसा है जीवन चल रहा है, जब खत्म हो गया, ठीक है। विथ ह्यूमन बीइंग, है ना, द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन मनुष्य के बारे में मामला कुछ और है। हम लोग भाई सब कुछ याद रखते हैं, है ना, कोरोना वायरस कोविड वगैरह हुआ उसका हम लोग आज तक याद रखे हैं कि क्या आपदा हुआ था, है ना, और पक्षियां पिछले सर्दी में जो होता है वो भूल जाता है, ठीक है, कि क्या हुआ था उसके साथ आपदा, कितने लाखों पक्षियां मरे थे, वो सब भूल जाता है, ठीक है। आगे देखो पैराग्राफ नंबर 4 ही है, इसी चल रही, फिर पैराग्राफ नंबर 4 ही अभी चलेगा। इसमें क्या है, आई डाउटेड, है ना, लेकिन मनुष्य के बारे में मेरा संदेह है, वेदर द परसेंटेज ऑफ वर्ड, है ना, whether the percentage of words that will have die in hunger during the present winter, है ना, 1946-47 में जो बात कर रहे हैं, 1946-47 के बात कर रहे हैं, कि इस वर्ष जो है ना, जो विंटर में, जो सर्दियों में जो पक्षियां मरी थी भूखमरी के कारण, is a great, है ना, is as great as the percentage of human being that will have die from the this cause, है ना, die from this cause, इसी मामले से, है ना, इसी भूखमरी के कारण उतने ही, है ना, पक्षियां मरे जितने भूखमरी के कारण मनुष्य मरा होगा, है ना, मतलब जितना इंसान मरा उतना ही पक्षी मरा, फिर भी पक्षी भूल जाता है, मनुष्य याद रखता है, ठीक है। पक्षियां भी भूखमरी के कारण मरा, इंसान भी भूखमरी के कारण मरा, इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड, है ना, उसी पीरियड में, यानी विंटर के समय में इंडिया और यूरोप में, है ना, इंडिया और यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में उतने ही इंसान मरे भूखमरी के कारण, जितना पक्षी मरा था उतना ही इंसान भी मरा था, ठीक है। बट एवरी ह्यूमन डेथ, लेकिन हर एक मनुष्य का मृत्यु जो होता है बाय स्टारवेशन, भूखमरी के कारण, इज प्रेसिडेड बाय, वो गुजरता है एक लॉन्ग पीरियड, लंबी अवधि से, ऑफ एंजाइटी, है ना, एक एंजाइटी होता है मन में, ठीक है, एक एंजाइटी मतलब एक चिंता चलता है, रहता है मन में, है ना, भूखमरी से जब कोई मरता है ना तो भूखमरी से ज्यादा वो चिंता उसको सताई जाती है कि खाना नहीं मिला, चिंता एक चलते रहता है। एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, और आसपास की पड़ोसी का भी चिंता उसको सताते रहता है ना। हम लोग क्या होता है ना कि अगर पक्षियां मरती है तो मर जाती है, हम लोग चिंता से भी गुजरते रहते हैं, है ना, कि पड़ोसी मर गया था भूखमरी के कारण, हम भी ना मर जाए भूखमरी के कारण, है ना, तो एक चिंता लगा रहता है मनुष्य के साथ। आगे देखो क्या बोला गया है, वी सफर नॉट ओनली द एविल दैट एक्चुअली बिफेल अस, ना,
हम लोग उसी मामलों से नहीं गुजरते हैं, है ना, जूझते हैं, जो उसी एविल से नहीं गुजरते हैं, उसी बोल सकते हैं एविल, उसी बुराइयों से हम लोग नहीं जूझते हैं जो बिफेलस, है ना, दैट एक्चुअली बिफेलस, जो हम लोग के साथ होता है, घटित होता है, केवल हम उसी बुराइयों से हम लोग नहीं झेलते हैं। बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल अस, है ना, बल्कि हम उन सारी चीजों से, है ना, बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल अस, बस कि उन सारी चीजों से जूझते हैं जो हम लोग का बुद्धि जो है हम लोग को बतलाता है ना, वी हैव रीजन टू फियर, कि ये हम लोग का डरने का बात है ना। अगर मानो अगर किसी के पास बुद्धि दिमाग नहीं था तो कोविड के समय आप देख रहे थे ना कि बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपदा विपदा कुछ नहीं है, अरे क्या है ये सरकार ऐसे झूठ बोल रहा है, कोविड ओविड कहाँ है, बहुत सारे लोग ऐसे थे, ठीक है। लेकिन जिसके पास बुद्धि था वो डर के रहता था, वो मास्क लगा कर रहता था, घर में पैक रहता है ना। तो हम लोग को जितना बुद्धि हुआ उतना ही ज्यादा हम लोग डरते हैं, है ना। हम लोग केवल, यहां पे क्या बोला गया, हम लोग केवल उसी बुराइयों से नहीं जूझते हैं जो उस समय घटित होता रहता है, बल्कि हम लोग उन सारी चीजों से जूझते हैं जो कि हमारा बुद्धि बोलता है कि भाई ये डरने वाली बात है, उन सभी चीजों से हम लोग डरते रहते हैं। जितना नॉलेज होता है उतना लोग और डरते जाते हैं, ठीक है। अच्छा वो बीमारी है इस कारण से हो जाता है वो, और मूर्ख लोग को देखोगे डरेगा ही नहीं, डर कहाँ, अरे भाई उसको बांस से मारेंगे उसको, वो हम पे केस से क्या होता है ना, ऐसा। लेकिन पढ़े लिखे लोग, भाई मत लड़ाई झगड़ा मत करो, केस वेस हो जाएगा, फालतू का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो जितना हम लोग का इंटेलिजेंस होता है, जितना हम लोग का बुद्धि होता है, उतना ही ज्यादा हम लोग धीरे धीरे डरते जाते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली रियल लाइफ से ये कनेक्ट हो रहा है, तो कोई बोरिंग उतना ज्यादा नहीं है, ऐसे है निबंध है, हाँ स्टोरी के इतना मजेदार तो नहीं होता है, लेकिन रियल लाइफ से कनेक्टेड चैप्टर है, ठीक है। कि हम लोग का जितना जितना बुद्धि खुलता है उतना ही ज्यादा हम लोग धीरे धीरे डरते हैं, ठीक है। द कर्विंग ऑफ इंपल्स टू विच वी आर लेड बाय फॉर द, है ना, फॉर द अवॉइड फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय, है ना। मतलब यहां पे बोले हैं कि हम लोग जो है ना बहुत पूर्वानुमान जो लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, एवर्ट यानी एक तरीके से उन चीजों का, जहां तक अगर बात करोगे हम लोग पूर्वानुमान यानी उस फिजिकल डिजास्टर यानी एक तरीके से उस शारीरिक आपदा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एवर्ट यानी हम लोग रोक सकते हैं, फॉर द उस पूर्वानुमान लगा के रोक सकते हैं, किसके कॉस्ट पर, उस कीमत पर, क्या चीज, वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय, मतलब उस आनंद की कमी और उस वरी यानी उस चिंता की कीमत पर हम लोग अपने फिजिकल डिजास्टर को रोक सकते हैं, ठीक है। हम लोग उस चिंता मतलब एक्स्ट्रा जो हम लोग सोचते हैं ना, उन चीजों से हम लोग एक तरीके से नहीं सोच के हम लोग फिजिकल डिजास्टर को रोक सकते हैं, कि अपने शरीर को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हर चीजों के लिए परेशान कर देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो पैराग्राफ नंबर 4 ही है, क्या है, आई डू नॉट थिंक दैट द लर्न मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, माई एक्वेंटेंस का मतलब होता है मेरा परिचित, है ना, मेरे परिचित जान पहचान वाले लोग, ठीक है। आई डू नॉट थिंक, है ना, मैं ये नहीं सोचता हूं दैट द लर्न मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, कि मेरा जो परिचित जो लोग हैं, विद्वान लोग जो हैं, इवन व्हेन दे एंजॉय सिक्योर इनकम, जबकि वो एक बहुत अच्छा खासा इनकम, मोटा रकम वो कमाते हैं, एक सुरक्षित इनकम उनके पास होता है, आय का साधन है उनके पास, मतलब उनका जॉब है प्रॉपर, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं वहां से, आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट्स द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल, है ना, बल्कि वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं लेकिन वो उतना खुश नहीं है जितना उनके टेबल पर जो चूहा होता है, जो उनके टेबल से जो चूहा जो होता है ना, जो क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल वाइल द एरुडाइट जेंटलमैन स्नूज, वो एरुडाइट वो जो है ना मतलब वो विद्वान, है ना, जेंटलमैन सज्जन जो है, जब स्नूज जब झपकी लेते हैं तब उनके चूहा जो है ना उन्हीं के टेबल से आके एक टुकड़ा मतलब एक टुकड़ा काट के उनके खाना से भाग जाता है, वो चूहा बहुत खुश है, अरे मालिक का टेबल पर से प्लेट पर से एक टुकड़ा काटे और भाग गए, वो चूहा बहुत खुश है। जबकि वो आदमी बेचारा थका हारा, है ना, वो आदमी झपकी लेता है, तब तक में वो चूहा जो है आया, वो एक टुकड़ा रोटी या कुछ भी टुकड़ा उठाया भाग गया, वो चूहा उससे ज्यादा खुश है। यहाँ पे ये कभी बोलते हैं कि इंसान और मनुष्य का कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ज्यादा खुश है, कौन ज्यादा हैप्पी है, तो वही बताते हैं कि एक आदमी मेरा जान पहचान का परिचित लोग है, वो उतना ज्यादा खुश नहीं है जितना उनके टेबल पर उनके ही झपकी लेने पर जो चूहा है, जो उनके ही टेबल से एक टुकड़ा खाना लेके भाग जाता है, वो ज्यादा खुश है, ठीक है, उनसे, ठीक है।
इन दिस रिस्पेक्ट और इस मामले में अगर बात करें, देयरफॉर इसलिए, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा, मैं आपको इस आश्वस्त नहीं करूंगा, दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, कि हम लोग इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं किए हैं, कि हम लोग खुशहाल उनके इतना नहीं है, किसके, जानवरों के इतना। जानवर हर चीज को नहीं लेके चल रहे होते, बल्कि जितना हम लोग के पास दिमाग बुद्धि है ना, उतना हम लोग डर रहे हैं। ठीक है, ये यहां पे बता रहे हैं कि जानवर लोग जो होता है ना भाई, पिछले पक्षियों के बारे में बात की कि पिछले सर्दी में उनके बहुत ज्यादा पक्षियां मरे, लेकिन इस गर्मी में उनको जरा सा आशंका भी नहीं है और पीछे का अफसोस भी नहीं है क्या हुआ। ठीक है, याद ही नहीं रखते हैं, जो होगा आगे भी देखा जाएगा। उनको ये भी नहीं पता है कि अगले फिर विंटर में उनके साथ क्या होगा, फिर भूखमरी के कारण बहुत सारे मरेंगे, लेकिन वो निफिक्र है। और मनुष्य जो होता है, मनुष्य भी उतना ही मरा था, लेकिन मनुष्य बहुत लंबे अवधि से चिंता के कारण भी मरता है ना, चिंता भी उसको सताता है, मनुष्य को बहुत ज्यादा चिंता रहता है। कोविड के समय में कितना ज्यादा चिंता हो गया था मनुष्य को। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा परिचित भी है, वो उतना खुशहाल नहीं जितना वो चूहा उन्हीं के टेबल से उन्हीं का रोटी का टुकड़ा या फिर एक तरीके से कुछ एक बोल सकते हैं क्रम से उठा के भाग जाता है। ठीक है, वो चूहा ज्यादा खुश है। तो हम खुशियों के मामला में नहीं बोलेंगे कि कुछ विकास हुआ है मनुष्य का। ठीक है, खुशियों के मामला में नहीं विकास हुआ है। चलो पैराग्राफ नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर पैराग्राफ में अब देखो क्या बोला गया है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, उसके बाद है डेप्रिडेशन, है ना, डेप्रिडेशन का मतलब होता है लूटपाट, है ना। एस्पेक्टल्स, है ना, एस्पेक्टिकल्स मतलब एक्सपेक्टिकल्स का मतलब होता है तमाशा या चलचित्र, पिक्चर्स, है ना। इनेबल्स का मतलब होता है सक्रिय, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, लाइबिलिटी का मतलब होता है दैयता, बोर्डम का मतलब होता है उदासी। ठीक है, आ जाओ ना, पैराग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब पैराग्राफ आपको समझाएंगे, बहुत मजेदार ये पैराग्राफ 5 है। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। कभी सुने हो कि भाई जानवर को, अच्छा सोचो क्या मतलब मजा आएगा जब एक तरीके से हम लोग, है ना, हम लोग तो मूवी देखने जाते हैं अक्सर, अब पता चले शेर को उठाए, है ना, ए लाइन भाई, शेरू भाई, शेरू भाई, अरे कुत्ते को मत समझना, डॉग वॉग में ही बोल रहे हैं, शेर प्रॉपर लाइन बोल रहे हैं, लाइन को ले चले, है ना, चल भाई आज तुमको टाइगर, तुमको आज मूवी दिखाएंगे। अब जानवर को बैठा दिए, लाइन्स को बैठा दिए, अब लाइन देखना है ये क्या हो रहा है, ये पिक्चर है तलवार लेके आ रहा है भाई, है ना। तो मतलब जानवर लोग को कुछ आनंद मिलेगा वहां से, उत्पात मचाएगा, कूदेगा, एक दो आदमी खाएगा, है ना। अच्छा आज तो ये वैरायटी वैरायटी का इंसान है, आज तो हम सबको खाएंगे, मजा आ जाएगा, इसको खाते हैं, हाँ ये बहुत ज्यादा ताली बजा रहे, इसको खाते हैं ना। वो लूटपाट ही मचाएगा ना मूवी हॉल में जाके। अगर शेर को लेके चले जाओ तो क्या होगा, यही सब कहोगे भैया क्या कहानी बना, अरे वही बात होता है, यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। तो क्या होगा, यही सब होगा। लेकिन इंसान के पास बुद्धि है ना। हम लोग क्या होता है भाई, हम लोग जाते हैं मूवी में, देखते बैठते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, कितना मस्त मूवी है भाई, है ना, पूरा ताली वाली बजाते हैं, सीटी वीटी बजते रहने लगता है एकदम, जब अच्छा रहता है मूवी तो। और कितना ही अच्छा मूवी रहे, शेर को नहीं पसंद आएगा। अब मान लो अगर शेर को कोई शायरी सुना रहा है ना, कि मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, लेकिन तुम ना तड़पना, है ना, तो भाई शेर को क्या आनंद मिलेगा, शेर को आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। शेर को पता चला एक हेडफोन लगा दिया, उसमें बजा दी चल छैया छैया छैया, तो शेर को आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। शेर को एक बढ़िया सा नॉवेल निकाल कर दे दिया, देखो ये जो है ये बहुत बढ़िया नॉवेल है, ये बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है, अच्छा तुमको पद्मावत का कहानी सुनाते हैं शेर, उसको आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जानवर के पास ये सब बुद्धि नहीं है, लेकिन हम लोग के पास आनंद का बहुत अलग अलग जरिया है। हम लोग मूवी देख के, हम लोग गाना सुन के, हम लोग पोएट्री सुन के, है ना, इस सब से भी आनंद मिलता है ना, जरूर मिलता है हम लोग को। ठीक है, लेकिन जानवरों को इस सबसे नहीं मिलता है। चलो देखो चैप्टर पढ़ते हैं ना, पैराग्राफ पढ़ते हैं, मजा आएगा इसको पढ़ के। अब आप सबको लगता होगा भैया ये मस्त है, ये पैराग्राफ मस्त है। ठीक है, पिछला पैराग्राफ तो भैया क्या बोरिंग चैप्टर था, ये पैराग्राफ ठीक है। देखो, एज टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट, अगर हम इंजॉयमेंट के बारे में बात करें, आनंद के बारे में बात करें, आनंद की डाइवर्सिटी यानी आनंद की विविधता, अलग अलग प्रकार के आनंद के बारे में बात करें, हाउएवर हालांकि द मैटर इज अदरवाइज, है ना, खुशियों के मामले में अगर बात करें तो खुश नहीं है इंसान, खुशियों के मामले में प्रोग्रेस नहीं हुआ। लेकिन आनंद की अलग अलग विविधता के बारे में बात करें, अलग अलग जरिया है मनुष्य को आनंद प्राप्त करने का, खुशहाल होने का बहुत अलग अलग जरिया है ना, उस मामले में इंसान का अलग बात है। ठीक है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स, है ना,
मतलब एक लाइन के बारे में एक लेख पढ़ रहे थे, शेर के बारे में एक लेख पढ़ रहे थे, हु वेयर टेकन टू द मूवी, है ना, जिसको शेर को मूवी ले जाया गया था देखने के लिए, है ना, कि चलो मूवी दिखाते हैं शेर को, रियल शेर को, ठीक है, शोइंग द सक्सेसफुली डेप्रिडेशन ऑफ लाइन्स इन वाइल्ड स्टेट, है ना, लेकिन वहां पे लाइन को ले गया था, लेकिन लाइन पूरा सक्सेसफुली, पूरा सफलतापूर्वक डेप्रिडेशंस मतलब एक तरीके से लूटपाट मचाया, लूटपाट किया, इधर उधर कूदा फांदा, है ना। जानवर लोगों को क्या मतलब, अरे मालिक हम इधर कूद रहे हैं, मालिक हम उधर कूद रहे हैं, है ना, मालिक अच्छा लग रहा है, ये बेड अच्छा, मालिक ये कुर्सी ठीक है, मालिक इधर आइए ना मालिक, है ना, यही चलेगा। शेर लोगों को क्या मतलब भाई, शेर कुत्ता बिल्ली सबको अगर मूवी दिखाने ले जाए तो उसको क्या मतलब भाई, हाँ हीरोइन है, अच्छा भाई गुंडा मार दिया हीरो को, उसको क्या मतलब इन सब चीजों से, ठीक है। तो वो डेप्रिडेशन, सक्सेसफुली डेप्रिडेशन मतलब पूरा सफलतापूर्वक लूटपाट मचाया ऑफ लाइन्स इन अ वाइल्ड स्टेट, है ना, पूरा जंगली रूप में। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल्स, है ना, लेकिन उस नाटक से, उस बोल सकते हैं तमाशे से कोई भी जानवर जो है वो प्लेजर नहीं प्राप्त किया, मतलब खुश नहीं हुआ, वो मतलब आनंद प्राप्त नहीं किया, लेकिन इंसान आनंद प्राप्त किया, लेकिन बोल सकते हैं कोई भी जानवर वहां से उससे मतलब आनंद प्राप्त नहीं किया, ठीक है, उन चीजों से। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया, नॉट ओनली म्यूजिक, है ना कि सिर्फ म्यूजिक से भी नहीं, है ना, पोएट्री मतलब कविता वगैरह से भी नहीं, साइंस विज्ञान से भी नहीं, फुटबॉल खेलने अगर जानवर को दिए उससे भी आनंद नहीं लिया, बेसबॉल से भी वो आनंद नहीं प्राप्त किया, अल्कोहल दारू पिलाए भाई तब भी ने वो आनंद प्राप्त किया, एफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स, है ना, मतलब इन सब से आनंद उसको कोई प्लेजर नहीं मिला, कोई आनंद नहीं मिला शेर को, है ना, जानवरों को इन सब से अल्कोहल पिला दिए, बेसबॉल खिला दिए, फुटबॉल खिला दिए, साइंस दिए, है ना, पोएट्री सुना दिए, गीत सुना दिए, उस सब से उसको कोई आनंद नहीं मिलता है, ठीक है। आवर इंटेलिजेंस हैज, हम लोग का जो बुद्धिमत्ता है वो जो है देयरफॉर इसलिए सर्टेनली इनेबल अस टू गेट मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट देन इज ओपन टू एनिमल्स, जानवरों की अपेक्षा हम लोग का जो बुद्धि है वो हम लोग के लिए बहुत सारा जरिया खोल देता है, आनंद का अलग अलग प्रकार हम लोग का बन जाता है कि हम लोग इस चीज से आनंद ले सकते हैं। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एज द एक्सपीरियंस ऑफ ए मच ग्रेटर लाइबिलिटी टू बोर्डम, है ना, बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज, है ना, लेकिन हम लोग उस एडवांटेज को परचेज किए हैं, हम लोग जो है ना अलग अलग चीजों से आनंद जो प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग उसको परचेज किए हैं, अपना बोर्डम को एक तरीके से कुर्बान करके, अपना बोरियत समय जो है वो सबको कुर्बान करके हम लोग इस आनंद के पल को खरीदे हैं, ठीक है। चलिए पैराग्राफ नंबर 6 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 ये भी बहुत आसान है, छोटा सा पैराग्राफ है, देखो। मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुलता, मतलब बहुतायात। इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है बौद्धिक यानी अति बुद्धिमान। ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर यानी स्पष्ट, ऑब्वियस सी बात है भाई, स्पष्ट बात है, ठीक है। कंसीडर मतलब विचार कर रहे हैं, अच्छा ठीक है इस बात को कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब होता है अलग, है ना, डिस्टिंग्विश का मतलब अलग, मतलब अंतर करना, डिस्टिंग्विश, है ना, ये वही हुआ। उसके बाद ब्रूट्स का मतलब होता है जानवर। तो आ जाओ देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6, यहां पे है बट आई शैल बी told that it is neither number nor multiplicity of pleasure that make the glory of man, है ना, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ना तो नंबर, ना ही मनुष्य का संख्या, और ना ही उसका मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर कि वो बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करने का अलग अलग जरिया जो खोज लिया है, ना तो नंबर ना आनंद के अलग अलग विविधता, ये दोनों में से कोई नहीं है जो मनुष्य के ग्लोरी को बनाया है, जो मनुष्य की और ज्यादा मतलब और ज्यादा सुंदरता बनाया है, मनुष्य को और ज्यादा महान बनाया है, इसमें से कोई नहीं है भाई। संख्या बढ़ गया तो कौन सा मनुष्य महान हो गया, ठीक है, अलग अलग आनंद का चीज खोज लिया तो कौन सा मनुष्य इससे महान बनता है, इससे मतलब वो ग्लोरी हो जाएगा कि भाई कोई आनंद का बहुत जरिया खोज लिया खुश रहने का, कोई बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा लिया तो वो बहुत बड़ा चीज हो गया, नहीं हुआ, है ना। देखो इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, मनुष्य को महान बनाता है तो वो उसका मोरल, है ना, उसका इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, उसका बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और मोरल क्वालिटीज और नैतिक जो गुण होते हैं, बौद्धिक और नैतिक जो गुण होते हैं वही मनुष्य को महान बनाता है। कौन कितना अच्छा बुद्धि वाला है, कौन कितना नैतिकता से सोचता है, वही उसको महान बनाता है। इट इज ऑब्वियस दैट, हाँ ये जाहिर सी बात है कि वी नो मोर देन एनिमल डू, है ना, हम लोग वो सारा चीज जानते हैं जो जानवर से ज्यादा हम लोग जानते हैं, हम लोग जानवर से ज्यादा चीज जानते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है ना। एंड इट इज
कॉमन टू कंसीडर, है ना, और ये साधारण बात है कंसीडर करने को, दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, कि ये हमारा लाभ है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जानवर से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 ही है, इसमें है वॉट एवर इट इज, है ना, इन फैक्ट, है ना, वॉट एवर इट इज, है ना, इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, है ना, क्या यह वास्तव में एक फायदा है, पर इस पर संदेह किया जा सकता है ना। अगर बात करें कि मनुष्य का नंबर बढ़ गया, संख्या बढ़ गया, मनुष्य बहुत अलग अलग इंजॉयमेंट का अलग अलग जरिया खोज लिया, डाइवर्सिटी बना लिया, ठीक है, लेकिन मनुष्य को, उसको महान, उसको ग्लोरी कौन बनाया? उसके मोरल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, है ना, नैतिक और बौद्धिक जो गुण है वो उसको महान बनाया। ठीक है, हाँ, हम लोग जानवरों से ज्यादा जानते हैं, वॉट एवर इट इज, है ना, जो भी हो, इनफैक्ट, दरअसल, एन एडवांटेज में बी डाउटेड, लेकिन अगर इसको हम लाभ के रूप में देखते हैं तो इस पर डाउट किया जा सकता है। ठीक है, बट इट एनी रेट, है ना, बट एट एनी रेट, हाँ, किसी भी कीमत पे अगर बात करें, इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूट्स, हाँ, हम लोग को इसको जानवरों से किसी भी कीमत पे अलग बनाया है। हाँ, ये बात तो है ना, किसी भी कीमत पे हम लोग जानवरों से अलग तो बने हैं, है ना, मतलब एक तरीके से, लेकिन किसी भी दर पर, है ना, किसी भी कीमत पर यह कुछ ऐसा है जो हमें पशुओं से अलग करता है। कौन? हम लोग का जो नैतिक, हम लोग का जो बौद्धिक सोच है, क्वालिटीज है, गुण है, वो हम लोग को अलग बनाया है। हम लोग जानवरों से अलग बने हैं, वो हम लोग का एक क्वालिटी है। ठीक है, वो हम लोग का एक क्या है, वो हम लोग को एक लाभ है, हम लोग का एक लाभ है कि हम लोग जानवरों से अलग बने। ठीक है, अब हम लोग का पैराग्राफ नंबर 7 आता है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर अब हम लोग 7 को देखेंगे। ठीक है, देखो, अभी तक हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 7 को अच्छे से देखेंगे। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप सबको बढ़िया से हम समझाएं, एक एक चीजों को अच्छे से बताएं। देख रहे हो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश कर करके आपको दे रहे हैं। क्यों देते हैं? कि आप सब लोग इससे अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बस पढ़ना आपके लिए अभी जरूरी है। ठीक है, पता है, आज अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे जाके। ठीक है, एग्जाम टाइम में परेशानी होगी। मतलब ऐसा होता है ना कि आप एग्जाम में अगर अच्छा नहीं करोगे तो फिर जीवन आपका फिर खराब चला जाएगा। मतलब आप क्लास 12 का रिजल्ट मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करोगे। आप सोच के कुछ रखोगे लेकिन रिजल्ट ही नहीं आएगा तो उसमें एडमिशन ही नहीं होगा। तो रिजल्ट लाना भी जरूरी है, ये पड़ाव है, इसको पार करना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पार करना जरूरी है। ठीक है, बोल सकते हैं कि जैसे समय गुजरता है ना, तो फिर पता चलता है कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है। तो अभी आप लोग को ना, मतलब एंजॉय करना, खुश रहना, आनंद रहना, मोबाइल चलाना, वो सब बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जब समय बीतता है ना, तब लगता है कि नहीं, सफल होना भी जरूरी था, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ो, मेहनत करो, जरूरी है। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब चलो 7 नंबर पैराग्राफ के सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं और उसके बाद एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के आपको पूरा पैराग्राफ समझाएंगे। चलो, सबसे पहले वर्ड मीनिंग में क्या है, बस समझने का प्रयास करो ताकि सारे क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाए, है ना। बस आपको हिंदी अर्थ एटलीस्ट समझ में आ रहा है, वो भी काफी है। चलो देखो, वर्ड मीनिंग में क्या है। ओल्ड एज, मतलब एज क्या है, ओल्ड है, यानी वृद्धावस्था। विद इन द हर्ड, हर्ड का मतलब होता है बाबू झुंड। ठीक है, मॉरलिटिस्ट, है ना, मॉरलिटिस्ट का मतलब होता है नैतिक शिक्षावादी, यानी मतलब जो नैतिकता का शिक्षा देते हैं। ठीक है, एज फोर्सेस, एज मतलब उतना ही क्रूर। ठीक है, फोर्सेस का मतलब होता है क्रूर। डिनाइड का मतलब अस्वीकार करना, मना कर देना, है ना। उसके बाद है सेवेज वेस्ट, मतलब बहसी जानवर, है ना, क्रूर जानवर। ठीक है, उसके बाद है वेरी प्रोफिसेस, है ना, इसको पढ़ा जाता है प्रोफिसेस, मतलब ये होता है बहुत शुभ, यानी बोल सकते हैं अनुकूल। ठीक है, वेरी प्रोफिसेस का मतलब होता है, प्रोफिसेस का मतलब अनुकूल। ठीक है, बहुत शुभ। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके पूरा पूरा पैराग्राफ को समझते हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ को बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो क्या है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, क्या सभ्यता हम लोग को एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखलाया है। यहां पे है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, क्या सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता, क्या सभ्यता जो है
टॉट अस, हम लोग को सिखलाया है टू बी मोर फ्रेंडली, मित्रवत होना, टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना हम लोग को सभ्यता सिखलाया है। द आंसर इज इजी, इसका उत्तर बहुत आसान है। क्या सभ्यता जो है, आज जो सिविलाइजेशन बना, पहले लोग क्या होता था, पहले लोग भाई इधर उधर घूमते थे, कंदमूल खाते थे भाई, हो गया है ना, ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा ही जीवन था पहले, बहुत पहले। आग का आविष्कार नहीं था, खेती पताई कुछ करना नहीं, जानवर वगैरह का पालना नहीं, जहाँ गए वहाँ के आसपास के फल फूल जानवर वगैरह खाए और फिर दूसरे जगह चले गए, ठीक है, यही आदिवासी का जिंदगी था, ठीक है। तो क्या सभ्यता जो है, जब सिविलाइजेशन बना, सभ्यता हम लोग की जीवन मतलब हम लोग को बहुत मित्रवत बना दिया एक दूसरे के प्रति? इसका आंसर जो है बहुत आसान है। देखो, रॉबिन एक पक्षी, एक कहानी बताते हैं, मतलब एक चीज बताते हैं, एक फैक्ट बताते हैं, देखो वो क्या है। रॉबिन एक पक्षी होता है, ये पक्षी को रॉबिन पक्षी कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब इंग्लैंड का नेशनल वर्ड है, जैसे अपने यहाँ का नेशनल वर्ड है, ऐसे ही इंग्लैंड का एक नेशनल वर्ड है, वो क्या है बाबू? रॉबिन। ये रॉबिन पक्षी, ये इंग्लैंड का नेशनल वर्ड है, तो ये बोलते हैं रॉबिन, द इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पीसीज, है ना, इंग्लिश स्पीसीज जो है, मतलब जो इंग्लैंड में रहने वाला जो स्पीसीज है, प्रजाति जो है रॉबिन का, वो पक्षी के बारे में बात होता है। पीक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ, है ना, ये क्या करता है, ये बूढ़े रॉबिन को, है ना, मौत की घाट उतार देता है। जब रॉबिन पक्षी बूढ़ा होता है तो दूसरा जो जवान पक्षी होता है उस बूढ़े को मार देता है, ठीक है, दूसरे बूढ़े पक्षी को मार देता है, मतलब एक रॉबिन क्या करता है, अपने बूढ़े रॉबिन को मार देता है। वेयर एज, वहीं पर मैन, वहीं पे मनुष्य क्या करता है, द इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पीसीज, मतलब इंग्लिश के जो है, इंग्लैंड के जो आदमी है वो अमेरिका के आदमी नहीं, इंग्लैंड के जो आदमी है, गिव एन ओल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन, जबकि मनुष्य क्या करता है, वो बूढ़े व्यक्ति को पेंशन देता है, उसको पैसा देता है, भत्ता देता है कि वो अपना खाए पिए रहे सुखमय तरीके से। तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्या सभ्यता हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत बनाया है? इसका उत्तर बहुत आसान है। एक पक्षी का उदाहरण लेते हैं कि एक रॉबिन पक्षी है, ये पक्षी है जो अपने बूढ़े पक्षी को मौत के घाट उतार देता है, बूढ़े होने पे मतलब एक तरीके से मौत के मुंह में धकेल देता है। लेकिन जब एक वही मनुष्य की बात करें तो एक मनुष्य क्या करता है, बूढ़े व्यक्ति को पेंशन देता है, उसको सुख से रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा देता है, ठीक है, सरकार वगैरह ये सब देता है ना, पेंशन वगैरह बूढ़े होने पे, तो मनुष्य थोड़ा सा बूढ़े होने पे ख्याल रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब मनुष्य एक दूसरे का ख्याल रखने वाला होता है। अब देखो आगे क्या है, विद इन द हर्ड, है ना, झुंड के भीतर, वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर, है ना, देन द मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल, है ना, बहुत सारे जानवर के प्रजातियों की अपेक्षा में हम लोग झुंड में जब होते हैं ना, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग एक दूसरे के मित्रवत होते हैं, होता है ना, जब कोई नया व्यक्ति मिला या कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत सारा ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब दोस्त लोग हैं, बहुत एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, है ना, बहुत सारे जानवरों की तुलना में हम लोग जब झुंड में होते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं। वही कुत्ते लोग में भाई देखोगे, है ना, स्पेशली भाई डॉग्स में सबसे ज्यादा ये कुत्ते में पाया जाता है। दूसरा कुत्ता आ गया बस ले भाई, है ना, हो गया लड़ाई, ठीक है, होता है ना। ऐसे ही किसी भी चीज में मतलब बहुत सारे देखोगे, मतलब अगर पक्षियों में देखोगे, है ना, शेर वगैरह में भी देखोगे, दूसरा कोई शेर को देखना नहीं चाहता है ना, मतलब झुंड में वो लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं। अगर झुंड में एक दूसरा कुत्ता आ गया फिर तो हुआ झगड़ा, ले भाई मेरे इलाका में क्या हुआ आया, है ना, मेरे इलाका में क्यों आया। लगता है भाई कुत्ते लोग को देखोगे, डॉग्स को स्पेशली देखोगे, इसका भी गजब का एक झुंड चलता है, एक लगता है पूरा एकदम इसका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है डॉग्स का, है ना। क्या करेगा पता है, हर एक चौक चौक पे अपना अपना बांटा हुआ है, सभी कुत्ते को देखोगे हर चौक पे अपना अपना बांटा हुआ है, तुम मेरे चौक पे नहीं आया तुम मेरे चौक पे नहीं आएगा, है ना, मेरा आदमी मेरे इलाका में काम करेगा, पूरा देख रेख। ऐसा लगता है सरकार उसको फंड करता है कि भाई तुम्हारे हाथ में ही पूरा जिम्मेवारी है, तुम्ही को इस देश को संभालना है, रात को पूरा देख रेख तुम्ही को करना है। इंसान तो सोच आता है तुम ही है जो पूरा ख्याल रख सकता है। उस कुत्ते को भी लगता भाई हमारे हाथ में देश का बागडोर है, देश को हम ही लोग चला रहे हैं, देखो इंसान सब हमसे डर के छुप जाता है, ठीक है। तो उस लोग का भी गजब चलता रहता है, हर चौक चौराहे पे देखोगे रात को भाई दबदबा चलता है, दबदबा तो उसका है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है, झुंड के भीतर जो होते हैं बहुत एक दूसरे के मित्रवत होते हैं, बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड द हर्ड, है ना, लेकिन हम लोग का एटीट्यूड जो रहता है झुंड के बाहर, यानी अलग जब रहते हैं किसी के साथ में, दो तीन लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, तब हम लोग का एटीट्यूड, हम लोग का व्यवहार जो होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, है ना, हैज बीन डन बाय मॉरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर, उन सभी मॉरलिस्ट यानी नैतिकवादी के शिक्षक और उन सभी धार्मिक शिक्षक के बताए हुए मतलब सभी के बावजूद, है ना,
आवर इमोशन, हम लोग का जो इमोशन होता है, हम लोग का जो भावनाएं होते हैं, एज फोर्सेस एज दोज ऑफ एनिमल्स, है ना, हम लोग किसी भी जानवर से भी ज्यादा क्रूर होते हैं हम लोग, है ना, जानवर के उतना हम लोग क्रूर होते हैं। जैसे जानवर होता है ना, किसी को भी मतलब कोई दो डॉग्स आया, दोनों लड़ लिया, है ना, एक इंसान मिला उसको चीर फाड़ के खा गया जानवर, है ना। जानवर जितना क्रूर होता है उतना हम लोग क्रूर हो जाते हैं अगर हम लोग झुंड के बाहर होते हैं। तब ना असली चेहरा तो भाई अलग से दिखता है कि अच्छा अरे देखो आज वो बैठा हुआ था मेरा मजाक उड़ा दिया, सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भाई जब अलग हुए तब उसको गुस्सा चढ़ रहा है, अब देखो ना हम भी उसको बता देंगे, है ना। तो जानवर जब झुंड में रहता है तब वो लड़ाई करता है, लेकिन झुंड के बाहर रहता है तब क्या ही करेगा। लेकिन इंसान जो होता है जब झुंड में होता है तो बहुत शांत रहता है, बहुत मित्रवत होता है, लेकिन झुंड के बाहर होता है तब जाके वो फोर्सेस बहुत ज्यादा क्रूर होता है, ठीक है। And our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast। और वही चीज बोलते हैं, और हमारी बुद्धिमत्ता हमें उन्हें एक ऐसे दायरा देने में सक्षम बनाती है कि जो कि सबसे जंगली जानवर से भी वंचित है ना। मतलब हम लोग जंगली जानवर जो भी जितना क्रूरता नहीं करता है, हम लोग का बुद्धिमत्ता उतना क्रूरता हमसे करवा देता है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 7 में ही आगे है, इट मे बी होप्ड, है ना, ये उम्मीद की जा सकती है, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, हाँ हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ तो नहीं, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, है ना, मतलब उजागर होगा, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि समय के साथ और ज्यादा मानवीय दयापन जो है और ज्यादा सामने आएगा। बट सो फार द ओमेंस, है ना, आर नॉट वेरी प्रोपिशियस, है ना, मतलब अभी जो लक्षण दिख रहा है वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। मतलब मनुष्य जो है ना एक दूसरे के प्रति बहुत फोर्सियस है, बहुत ज्यादा क्रूर रहता होता है ना। आज देखते हो हर मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, हर मनुष्य, है ना, कोई ना कोई, तुम कितनी अच्छे हो फिर भी तुम किसी ना किसी से ईर्ष्या करते होगे, भले तुम्हारे आस पड़ोस के लोग हो, तुम्हारे कोई हो, है ना, किसी ना किसी से ईर्ष्या होता ही रहता है। तो ये चलता रहता है, मतलब अगर सब कुछ जरूरी है जिंदगी में, लेकिन यहाँ पे जब इंसान एक दूसरे के प्रति क्रूरता दिखाता है ना, जानवर की तरह क्रूर हो जाता है, किसी को मरवा देता है, किसी को गोली मार देता है, किसी को कुछ कर देता है, आज इंसान इतना नीचे गिर चुका है, ठीक है। इंसान का दुश्मन बन गया है। ये परमाणु बम ये सब क्या है, इंसान अपने को खत्म करने के लिए अपना हथियार बनाया है। चलो ये अपना हो गया कि भाई हम लोग बोल सकते हैं कि एक बूढ़े लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम लोग क्रूर भी हैं झुंड के बाहर। पैराग्राफ नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। एलिमेंट्स मतलब तत्व, ठीक है। कंसीडरिंग मतलब मानते हुए, और उसके बाद है अपने पास कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना। चलो देखो आगे क्या है पैराग्राफ नंबर 8 में, ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट मस्ट बी होम इन माइंड। अब मजा आएगा, अब चैप्टर पढ़ने में तो अब मजा आएगा, अब उन सारी चीजों के बारे में बात होगी। पैराग्राफ नंबर 8 के बाद आपको 9 से दिखेगा भाई चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अब, है ना। ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स, और इन सारे तत्वों के बारे में हम लोग बात किए ना, ये अलग अलग तत्वों के बारे में बात किए। मस्ट बी होम इन माइंड टू कंसिडरिंग व्हाट आइडिया हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, कि इन सारे तत्वों के बारे में जो हम लोग बात किए हैं, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इनमें से कौन से ऐसे विचार है जो मानव जाति को सबसे ज्यादा मदद किया, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा ऐसा चीज है जो मानव जाति को सबसे ज्यादा मदद किया, ठीक है। द आइडिया विथ विच वी शैल बी कंसर्न्ड मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। हम लोग उन सारे मतलब ये सारे विचारों के बारे में बात करें जिससे हम लोग संबंधित रखते हैं, वो 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी आइडियाज को कितने भागों में बांटा जा सकता है जो मानव जाति को मदद किया, ब्रॉडली 2 टाइप्स, है ना, 2 प्रकार से। Those that contribute to knowledge and technique, जो पहला जो है वो है क्या है, knowledge and technique, यानी ज्ञान और तकनीक से संबंधित रखने वाला। पहला जो है आइडिया को 2 भाग में बांटे, सबसे पहला कौन सा है, knowledge and technique, and those दूसरा यानी आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, दूसरा कौन सा है, नैतिक और राजनीतिक, मोरल एंड पॉलिटिक्स। पहला कौन सा है, नॉलेज एंड टेक्निक, और दूसरा मोरल एंड पॉलिटिक्स यानी नैतिक और राजनीतिक। इट विल बी ट्रीट फर्स्ट, है ना, इट विल बी
इट विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक, है ना। मतलब हम पहले उन विचारों के बारे में बात करेंगे जो ज्ञान और तकनीक से संबंधित रखता है। यानी पहले आइडिया को दो भाग में बांटे, हम अपने विचारों को दो भागों में बांटे जो मानव जाति को मदद किया। सबसे पहला नॉलेज एंड टेक्निक यानी ज्ञान और तकनीक, और दूसरा मोरल एंड पॉलिटिक्स यानी नैतिक और राजनीतिक। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कभी बोलते हैं कि हम नॉलेज एंड टेक्निक के बारे में बात करते हैं। चलो 9 नंबर पैराग्राफ से बात स्टार्ट होती है। अब मजा आएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, आप सबको बहुत मजा आएगा। डाउन ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का सुबह। ठीक है, मतलब इतिहास का सुबह बोल सकते हैं, इतिहास के शुरुआत से पहले, है ना। इतिहास का शुरुआत कब हुआ? डाउन किसको कहते हैं? मतलब उषा काल, वो सवेरे सवेरे होने वाला वो पल। ठीक है, डाउन ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के शुरू होने से पहले, इतिहास के पूर्व। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। आ जाओ यहां से, अब देखो कितना अच्छा है, अच्छा अच्छा चीज आपको अब समझ में आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वेयर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री, है ना। इतिहास के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन स्टेप, कदम लिया गया, है ना। इतिहास के शुरू होने से पहले, इतिहास के प्रारंभ होने से पहले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कदम को लिया गया था। कौन से ऐसे कठिन और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम था जो इतिहास के पूर्व लिया गया था? देखो, एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन, है ना। किस समय पे भाषा का आविष्कार हुआ? ये जो हम लोग आज बोल रहे हैं, ये हिंदी भाषा, ये इंग्लिश भाषा, ये फ्रेंच भाषा, ये अलग अलग भाषाएं जो बोल रहे हैं, ये भाषा का आविष्कार कब हुआ इसके बारे में तो पता नहीं है। नहीं पता है कि भाई ये भाषा का आविष्कार कब हुआ, है ना। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन, है ना। भाषा की शुरुआत कब हुआ इसके बारे में तो नहीं पता है, बट लेकिन वी मे बी प्रीटी सर्टेन, हम लोग बिल्कुल इस पर निश्चित हैं, डैट की इट बिगन वेरी ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे शुरू हुआ होगा, है ना। धीरे धीरे लोग कुछ कुछ बोलना, कुछ कुछ चीज़ों को, अच्छा इसको कलम बोलने लगे होंगे, इसको हाथ बोलने लगे होंगे, इसको कॉपी बोलने लगे होंगे, इसको बोर्ड बोलने लगे होंगे, इसको लाइट बोलने लगे होंगे, है ना, इसको मोबाइल बोलने लगे होंगे। तो एक तरीके से इस सब से क्या नजर आता है? इस सब से यही नजर आता है कि भाषा की शुरुआत धीरे 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 हुआ होगा, है ना। विदाउट इट, बिना इसके, इट वुड बी हैव वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड द डिस्कवरीज, है ना, दैट वेयर ग्रेजुअली मेड। जो हम लोग धीरे धीरे करके, जो हम लोग डिस्कवरीज किए यानी जो खोज किए, जो इन्वेंशन, जो आविष्कार किए, उसको बहुत डिफिकल्टीज होता होगा, बहुत डिफिकल्ट होता होगा, बहुत समस्या होता होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देने में। मतलब अगर समझो भाषा पता ही नहीं होता, हम लोग के पास ज्ञान है, अगर मेरे पास बोलने की क्षमता है, हमारे पास लैंग्वेज का आविष्कार है, तब ना हम कुछ बोल के आपको समझा देते हैं, है ना, कि अच्छा बाबू इसको कलम कहते हैं, कलम का इंग्लिश पेन हुआ, है ना, ये लिखने में काम आता है ना, तब ना हम आपको समझा देते हैं। लेकिन अगर मानो कि हम लोग में कोई लोग बोल ही नहीं पाता, कोई लोग लैंग्वेज कुछ ऐसा रहता ही नहीं, तो हम आपको कैसे समझा पाते कि बाबू इसको लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, बुक को पढ़ा जाता है, दौड़ने से, दौड़ना होता है, व्यायाम करने से शरीर अच्छा होता है। तो हमारे पास जो नॉलेज होता है वो हमारे पास, कोई भी लोग के पास, कोई भी पूर्वज, आपके पिताजी, कोई भी लोग हैं, ठीक है, उन सब लोगों से कुछ ना कुछ आप सीखते हो, है ना। वो लोग जैसे करते हैं धीरे धीरे, बचपन हम लोग का वैसे ही वो सब धीरे 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 हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, भाषा से सीखते हैं, बोलने लगते हैं, होता है ना, होता है। तो वही चीज यहां पे ये बोले हैं कि एक तरीके से भाषा के आविष्कार के बिना बहुत सारा चीज डिफिकल्ट हो जाता था। जो भी आविष्कार, जो भी इन्वेंशन, जो भी कुछ हुआ है ना, जो भी खोज हुआ है, वो सब एक जनरेशन से दूसरे पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक देने में बहुत मुश्किलें हो जाती होगी। ठीक है, तो एक तरीके से भाषा का आविष्कार कब हुआ इसके बारे में बात हुआ है। अब देखो पैराग्राफ नंबर 10 में देखो क्या है। यूटिलाइजेशन का मतलब बाबू उपयोग करना, यूटिलाइजेशन, किसी चीज का यूटिलाइज कर रहे हैं यानी उसका उपयोग कर रहे हैं। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। ठीक है, वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट यानी गर्मी। एग्रीवल का मतलब होता है सहमत। प्रियजुमली का मतलब होता है शायद। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटा, है ना। अब देखो इसको पैराग्राफ में जब समझेंगे तब मजा आएगा। आ जाओ पैराग्राफ नंबर 10 पे आ जाओ, इसको अब समझाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये भी पैराग्राफ। अनदर ग्रेट स्टेप, और दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम, है ना, विच मे बी हैव, देखो सबसे पहला तो बाबू ये समझ गए कि एक इन्वेंशन क्या था? भाषा का आविष्कार, है ना, इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ होगा भाषा का आविष्कार। ठीक है, वैसे ही एक ग्रेट स्टेप, अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरा एक महान स्टेप, कदम क्या है? विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो कि शायद या तो भाषा के आविष्कार के पहले या भाषा के आविष्कार के बाद इसका भी आविष्कार हुआ होगा, इसका ये भी इन्वेंशन किया गया होगा, मतलब ये भी आया होगा। वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, कि आग का आविष्कार, है ना, आग का उपयोग करना। ठीक है, ये भी एक बहुत महान कदम था,
है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आग का आविष्कार, पहले लोग आग का आविष्कार नहीं था, आग से कुछ नहीं होता था, तो आग का आविष्कार भी बोल रहे हैं कि एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, या तो ये भाषा के आविष्कार से पहले हुआ होगा या भाषा के आविष्कार के बाद हुआ होगा। ठीक है, आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज्ड टू, है ना, कीप वाइल्ड वेस्ट, है ना, अभी वाइल्ड वेस्ट, है ना, वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि आग का उपयोग मुख्य रूप से, चीफली मतलब मुख्य रूप से किया जाता होगा कीप अवे वाइल्ड वेस्ट, मतलब जंगली जानवरों को कीप अवे यानी दूर भगाने के लिए आग का उपयोग पहले किया जाता होगा। ठीक है, जब हम लोग के पूर्वज लोग सोते होंगे तो अपने चारों बगल आग का वो बना लेते होंगे मसाल वगैरह, ताकि जंगली जानवर दूर भागता रहे। ठीक है, उससे बट लेकिन द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीबल, लेकिन उसकी गर्माहट जो है, जब हमारे पूर्वज लोग सोते होंगे तो उसकी गर्माहट जो आती होगी उस आग से ठंड वगैरह में, वो भी आनंद देता होगा, वो भी अच्छा लगता होगा। तो मुख्य रूप से आग का उपयोग क्यों होता होगा? आग का उपयोग होता होगा जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, और उसका वार्मथ, उसका थोड़ा सा गर्माहट भी अच्छा लगता होगा। ये खाना बनाने का प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है कि मतलब कैसे लोग खाना पका के खाने लगे, कब ऐसा हो गया? ठीक है, ये भी सवाल है। प्रेजम्बली मतलब शायद, ये यहाँ पे बताते हैं कि कैसे ये हुआ होगा। शायद ऑन सम ओकेजन, है ना, कोई ऐसा अवसर हुआ होगा, ए चाइल्ड, एक बच्चा होगा, ठीक है, गॉट स्कॉल्डेड, उसे डांटा गया होगा एक बच्चा को, फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। एक बच्चा होगा, वो मीट उसको दिया गया होगा खाने के लिए, वो क्या हुआ, अपना मीट आग में फेंक दिया होगा। ठीक है, उसको डांटा भी गया होगा, गॉट स्कॉल्डेड, उसको डांटा भी गया होगा। बट लेकिन व्हेन इट वाज टेकन आउट, लेकिन जब उस मीट को आग से निकाला गया होगा, इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, तब जाके अगर उसको मीट को निकाला गया होगा वो आग से, उसको डांट दबाड़ के जो मीट क्यों फेंका रे, है ना, उसके बाद मीट को निकाला गया होगा, तो उसके बाद जब उसको निकाला गया तो बहुत मच बेटर वो लगा होगा, है ना, वो दिखा होगा भाई बहुत अच्छा है, खाने में अच्छा लग रहा है ना। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगिन, और इस प्रकार से कुकरी का यानी पकाने का जो इतिहास है वो शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो एक इन्वेंशन ऑफ फायर जान लिए, कुकरी का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक है, भोजन बनाने का प्रक्रिया, पका के खाने का आविष्कार जान लिए, इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज को जान लिए कि भाषा का आविष्कार हुआ होगा, ये सब चीजों को आप अभी जान रहे हो। ठीक है, अब हम लोग का 11 नंबर पैराग्राफ जो है इसको देखते हैं। ठीक है, 11 में क्या बोला जा रहा है, इसमें है पैराग्राफ नंबर 11 में, प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, मतलब प्लेजेंटर मतलब एक तरीके से होता है अपने पास, प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर मतलब एक तरीके से आसान और सुरक्षित, मतलब खुशहाल और सुरक्षित भी बोल सकते हो। एंथ्रोपोलॉजिस्टिक, है ना, पोलॉजिस्टिस्ट, है ना, मतलब मानव विज्ञान। उसके बाद है अट्रैक्टिव थ्योरी, मतलब आकर्षक सिद्धांत। अटेम्प्ट का मतलब होता है का प्रयास किया, अटेम्प्ट करना मतलब यानी प्रयास करना। ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है समृद्ध। ठीक है, अब आ जाओ 11 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें है बहुत प्यारा, ये भी है ना बहुत एक हंसी आएगा, है ना, इसमें बड़ा हंसी आएगा उन सारे लोगों पे, कुछ लोगों पे आपको हंसी आएगा इस पैराग्राफ को पढ़ने में। देखो बहुत आसान पैराग्राफ है। द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल स्पेशली काउ एंड शिप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, है ना। बोल सकते हैं टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मतलब ये जो है डोमेस्टिक एनिमल मतलब घरेलू जानवरों को पालतू बनाना, स्पेशली खास तौर पर काउ एंड शिप, है ना, गाय और शिप को, यानी एक तरीके से गाय और भेड़ को पालतू बनाना, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, जीवन को बहुत ज्यादा खुशहाल और बहुत ज्यादा सुरक्षित बना दिया। ठीक है, गाय और भेड़ को पालना जीवन को और ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित बना दे। पहले तो लोग ये सब थोड़ी गाय वगैरह भेड़ वगैरह थोड़ी पालते थे जानवरों को, लेकिन धीरे धीरे पालने लगे होंगे। तो ये भी तो एक भाई इन्वेंशन ही है, ये भी तो एक तरीके से आइडिया ही है, विचार ही है। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना, मतलब कुछ मानव विज्ञान जो है, ये मानव शास्त्रियां जो है, हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी, उनके पास एक बहुत ही आकर्षक थ्योरी है। वो क्या कहते हैं पता है? वो क्या कहते हैं, डैट द, कैसे जानवरों को पालने का परंपरा कब से शुरू हुआ होगा, वो क्या कहते हैं देखिए, डैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल वाज नॉट फॉरसीन, कि पहले मतलब एक तरीके से जानवरों को, घरेलू जानवरों को पालते हुए नहीं देखा जाता था, पहले ऐसा नहीं था। बट लेकिन द पीपुल अटेम्प्ट टू टेम, है ना, अटेम्प्ट टू टेम मतलब लोग पालने की कोशिश किए, वॉट एवर एनिमल, उन सारे जानवर को, जो भी जानवर, देयर रिलीजन, जो
थॉट दैम टू वर्शिप, जो भी उसका धर्म सिखाता था कि जिस जानवर को पूजा करना उसको वो पालने का कोशिश किया, मतलब जो जिसको पूजा करता था वो उस जानवर को पालने का कोशिश किया। ठीक है, अब सोचो भाई, जो लोग गाय और भेड़ को पालते होंगे उन लोग को तो मजा आ गया होगा। ठीक है भाई, गाय दूध भी देता है, उसको पालते हैं, है ना, तो बहुत उसको तो अच्छा लगा, भेड़ से भी अच्छा लगा। लेकिन भाई जो लोग शेर इस सब को, है ना, क्रोकोडाइल, है ना, मगरमच्छ को जो पूजा करता हुआ उसका क्या हाल हुआ होगा, है ना। तो उन लोग का तो हाल बुरा हो गया होगा। अब देखो वही चीज यहाँ पे है 11 में ही, द ट्राइब्स, उन सारे जनजाति के बारे में बात करते हैं, वे लोग, जो वो जनजाति डैट वर्शिप लाइन्स, जो लाइन्स को और क्रोकोडाइल यानी एक तरीके से मगरमच्छ का को वर्शिप करते थे, वर्शिप्ड यानी पूजा करते थे, डाइड आउट, वो लोग मारे गए, वो सारे जनजाति मारे गए, वो लोग खत्म हो गए। वाइल दोज, है ना, और वहीं पे उन सारे होम द काउ और सिप वाज ए सैक्रेड एनिमल, है ना, उन सारे लोगों का, जिन लोग का पवित्र जानवर जो था गाय और भेड़ था, प्रॉस्पर्ड, वो लोग फलते फूलते गए, वो लोग और ज्यादा समृद्ध होते गए। ठीक है भाई, लाइन और बोल सकते हैं मगरमच्छ का जो पूजा करते थे वो लोग तो मारे गए, वही जानवर खा गया उसको, लेकिन जो लोग गाय और भेड़ का पूजा करते थे वो लोग प्रॉस्पर्ड होता गया, फलते फूलते गया। आई लाइक दिस थ्योरी, कभी भी बोलते हैं कि मुझे ये थ्योरी बहुत पसंद है ना। एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, हाँ भले कि इसका एविडेंस कुछ नहीं है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, है ना, कि भाई जानवर को जो जो रिलीजन के अकॉर्डिंग पालना शुरू किया होगा, है ना, इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है फॉर और अगेंस्ट इट, है ना, इसके लिए और इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आई फील ए लाइबिलिटी टू प्ले विथ इट, प्ले विथ इट, है ना, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा महसूस होता है ना, कि ये सही थ्योरी है ना, कभी को भी अच्छा लगता है कि ये थ्योरी, कि हाँ हो सकता है जानवरों का पालने का शुरुआत ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी देखें ना कि भाई भाषा का आविष्कार, है ना, मतलब लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, कुकरी का, उसके बाद हम लोग का एक तरीके से जानवरों का पालना जो है शुरू कब से हुआ, वो सब चीज़ों को अब जाने हो। अब चलो ना पैराग्राफ नंबर 12 को हम लोग अच्छे से जानते हैं। पैराग्राफ नंबर 12 और 13, बस 2 पैराग्राफ अब बाकी है, और उन दोनों पैराग्राफ को पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, चैप्टर एंड हो जाएगा आप सबका। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करो मेरे साथ, और आपका पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मन को शांत करो, और अभी पैराग्राफ नंबर 12 को चलो समझते हैं। अब आइए हम लोग 12 नंबर पैराग्राफ के सबसे पहले वर्ड मीनिंग को जानते हैं, और उसके बाद इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे। अब बस 12 और 13 2 पैराग्राफ बाकी है, अच्छे से इसको समझ लो। देखो जी, हम लोग का 12 नंबर पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है वर्ड मीनिंग में? डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाना। ठीक है, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार करना। ठीक है, फर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता। ठीक है, उसके बाद है डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाना। ब्लड थर्स्टी मतलब खूनी, हिंसक। ठीक है, ब्लड थर्स्टी मतलब खून का प्यासा। फर्टिलिटी राइट्स, है ना, मतलब प्रजनन पूजा विधि, है ना, प्रजनन विधि सिंपल समझ लो ना। ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब मानव बलि। कैनिबलिज्म, है ना, कैनिबलिज्म का मतलब होता है, कैनिबलिज्म का मतलब होता है बाबू नरभक्षण। ठीक है, उसके बाद है अपने पास फीस्ट मतलब भोज कराना यानी दावत देना। उसके बाद है इवेंजिकल्स मतलब कट्टर ईसाई प्रचारक इवेंजिकल्स। इंडस्ट्रियलिज्म मतलब औद्योगिक व्यवस्था। इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु यानी छोटे बच्चे। चलो ना पैराग्राफ नंबर 12 को इन सारे वर्ड मीनिंग को तो समझे हैं, लेकिन जब सेंटेंस में उपयोग इसका यूजेस देखोगे तब अच्छे से और समझ में आएगी। चलो 12 नंबर पैराग्राफ अब समझते हैं। Even more important than the domestication of animal was the invention of agriculture। देखो बाबू, अभी तक हम लोग इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये सब चीज़ों को हम लोग जाने हैं, लेकिन बोला जा रहा है इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों के पालतू बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, है ना, वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मतलब जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था? कृषि का आविष्कार। ये जो खेती करने लगे ये आविष्कार बहुत ज्यादा था, है ना, क्योंकि पहले क्या होता था ना, आदि मानव क्या करते थे, एक जगह गए वहां के सारे कंदमूल जानवर वगैरह सब खा गए मार पीट के, है ना, उसके बाद चलो अब भाई दूसरे जगह, यही होता था। लेकिन एग्रीकल्चर कृषि आया तो लोग एक ही जगह पर ठहर गए, कृषि होता, खेती होता,
काटते फसल को, फिर वहां पे अपना फिर दूसरा फसल लगाते, तब तक उस फसल को खाते, फिर दूसरा फसल होता, मतलब एक जगह रह गए, इससे सिविलाइजेशन बना, सभ्यता बना। ठीक है, एक जगह का अलग सप्ताह, दूसरे जगह का अलग सप्ताह, ऐसा बनता चला गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था। अब देखो विच हाउएवर, हाँ हालांकि है ना, इंट्रोड्यूस ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस इनटू रिलीजन, है ना, दैट लास्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज। मतलब एक तरीके से धर्म में एक तरीके से ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस ला दिया, है ना, खून का प्यासा एक उसका मतलब प्रथा ला दिया। ठीक है, कि बलि चढ़ाने वाला प्रथा ला दिया। ठीक है, जो कि बहुत सालों तक चला, है ना, जो कि बोल सकते हैं बहुत शताब्दियों तक चला, कई शताब्दियों तक चला। फर्टिलिटी राइट्स टेंड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म, है ना, मतलब एक तरीके से फर्टिलिटी राइट्स यानी एक तरीके से उपजाऊ, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा उपज होने के लिए, है ना, जो उर्वरा शक्ति होने के लिए, उपज होने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा बन गया कि मनुष्य का बलि चढ़ाना होगा। या कैनिबलिज्म मतलब होता है बाबू ईसाई प्रचारक, यानी जो बिजनेसमैन वगैरह होता है ना, वो सब थोड़ा सा बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवा के बच्चों को मौत के घाट उतार देना। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिसेस हो गया। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके कारण धर्म के कारण क्या हुआ, उसमें धर्म वगैरह जो है ना, उसके कारण एक तरीके से खून का प्यासा वाला वो प्रथा बन गया, जो कि कई शताब्दियों तक चला। देखो क्या वो प्रैक्टिसेस था, खून की बलि वगैरह कब क्यों चढ़ाया जाता था। ठीक है, पहले ऐसा बहुत बार सुनते होगे, है ना, बहुत पहले ऐसा सुनते होगे, अच्छा कोई पुल बनने वाला है तो बच्चे लोग को रोक दिया जाता था कि नहीं बच्चा तुम उधर मत जाना, है ना, पुल में डाल देता है एक आदमी का, बलि चढ़ा देता है, तब वो पुल बनता नहीं तो पुल ढह जाता है। ठीक है, ऐसा पहले बोला जाता था, है ना। ये सब क्या था, ये सब अब्बा था, ये सब डर का एक माहौल क्रिएट किया गया था। ठीक है, ऐसे ही बोला गया, बहुत पहले ऐसा होता था कि अगर तुम बलि नहीं चढ़ाओगे, सच में ऐसा होता था कि अगर तुम बलि नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा खेती नहीं होगा। अगर तुम्हारा इतना बीघा खेत है, अगर तुम बलि नहीं चढ़ाओगे तुम्हारा खेती नहीं होगा। अगर तुम बच्चों को मारोगे नहीं अपनी कंपनी में तो तुम्हारा कंपनी चलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, कि तुम अपना फैक्ट्री में अगर कोई बच्चा 10 साल छोटा बच्चा मर कर गया तो उससे तुम्हारा फैक्ट्री बहुत चलेगा, ऐसा पहले होता था। ठीक है, ये सब चीजें देखो। मूलच, है ना, एक मूलच बोला जाता था, देवी देवता टाइप का। ठीक है, कि ये ना जब तक इसको बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक ये खेती पथारी होने नहीं देगा। तो मूलच वुड नॉट हेल्प टू ग्रो, है ना, हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फिस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, है ना, कि मूलच जो है वो मूलच, है ना, मकई या कोई भी कॉर्न दाने को ग्रो नहीं होने देगा, विकास नहीं होने देगा जब तक कि फिस्ट नहीं, उससे भोज नहीं करवाया जाए, किसका, ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, खून, बच्चे का खून का एक तरीके से दावत जब तक उसको नहीं दिया जाए, यानी बच्चे को बलि चढ़ा के उसके सामने पेश नहीं किया जाए, तब तक वो एक तरीके से दानों को ग्रो होने नहीं देगा, विकास होने नहीं देगा, है ना, तब तक वो खेती पथारी होने नहीं देगा मूलज। ए सिमिलर ओपिनियन, और इसी प्रकार के एक और ओपिनियन था, ठीक है, वाज एडप्टेड बाय द इवेंजिकल्स ऑफ मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर जो जगह है वहां के इवेंजिकल्स यानी जो भी ईसाई धर्म के लोग या फिर जो भी बिजनेसमैन वगैरह जो थे वो लोग क्या करते थे, इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, है ना, उपनिवेशवाद के शुरुआती दिन में, है ना, औद्योगिकरण के शुरुआती दिनों में, when they kept 6-year-old children working 12 और 14 hours a day, है ना, एक 6 साल छोटे 6 साल के बच्चे को रखते थे, मात्र 6 साल के बच्चे को रखते थे और उससे 12 से 14 घंटे, है ना, 12 to 14 hours a day उससे काम करवाते थे। 6 साल के छोटे बच्चे, सोचो 12 से 14 घंटे जबरन काम करवाया जाता था, इन कंडीशन दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ दैम डाइड, जिसका परिणाम ये होता था कि उनमें से ज्यादातर बच्चे मर जाते थे। ठीक है, मतलब औद्योगिकरण के शुरुआती दिनों में ये अब्बा था कि भाई छोटे बच्चे जितना तुम्हारे फैक्ट्री में मरेंगे उतना तुम्हारा फैक्ट्री और चलेगा। तो छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चे को इसलिए काम पे रखा जाता था और उससे 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था और इसका परिणाम होता था कि वो बच्चे सब मर जाते थे। ठीक है, इधर खेती पथारी में भी क्या हुआ, खेती और बिजनेस दोनों में देखे, खेती में, एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि भाई मूलच को जब तक बच्चे का बलि नहीं चढ़ा के दोगे तब तक तुम्हारा खेती पथारी नहीं होगा, कॉर्न ग्रो नहीं होगा, ऐसा माना जाता था। तो ये सब चीजें था। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, है ना, मतलब जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार। ठीक है, आगे देखो 12 नंबर में ही क्या बोला जा रहा है, इट हैज नाउ बिन डिस्कवर्ड, अब ये डिस्कवर्ड कर दिया गया, अब ये खोज कर लिया गया, दैट की ग्रेन विल ग्रो, यानी अनाज जो है बढ़ेगा, मतलब विकास करेगा, अनाज उपजेगा,
एंड कॉटन वुड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और कॉटन जो सूती जो कॉटन जो है वो भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, उसको भी बनाया जा सकता है विदाउट बीइंग, है ना, वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट, है ना, मतलब एक तरीके से बच्चे की, शिशु का खून का बलि चढ़ाए बिना भी कॉटन मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और कृषि खेती पथारी किया जा सकता है बिना बच्चे को बलि चढ़ाए हुए। अब ये डिस्कवर्ड हो गया, बहुत साल दशकों लग गया कि अब ये जान गए लोग कि भाई खेती पथारी बिना बच्चे का बलि चढ़ाए हुए भी हो सकता था, लेकिन ये कितने सालों तक चला, जिसके कारण कितने बच्चों का बलि चढ़ गया, है ना। इन द केस ऑफ ग्रेन, है ना, और अनाज के बारे में जहां तक बात करें, खेती के बारे में अगर जहां तक बात करें, द डिस्कवरी टुक द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल लग गए, हजारों साल लग गया, है ना, हजारों साल तक कितने सारे बच्चों का खेती के संदर्भ में बलि चढ़ता गया, कितने हजारों साल तक में कितने बच्चों का बलि चढ़ा होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी, लेकिन कॉटन गुड्स में लगभग 100 साल में लोग को समझ में आ गया कि भाई कॉटन वगैरह बिना बच्चे को बलि चढ़ाए भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। सो परहैप्स, इसलिए शायद देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, है ना, इसलिए शायद दिख रहा है कि कुछ एविडेंस तो है, कुछ सबूत तो है कि हम लोग मानव जाति जो है थोड़ा समय के साथ विकास तो किए हैं, हमारा समाज विकास तो किया है कि अब वो बलि नहीं चढ़ाता है लोग, है ना, कि खेती के लिए कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई बलि नहीं चढ़ाता है, लेकिन पहले यही अफवाह के कारण यही एक तरीके से कुछ भी बलि वगैरह चढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये समय लगता है, एक तरीके से सोचो कितने सारे बच्चों का बलि चढ़ा दिया गया होगा। अब देखो लास्ट पैराग्राफ है और इसको बढ़िया से समझना, ठीक है, अंत भला तो सब भला, ठीक है, अंत में आप सबको बढ़िया से एक बार पूरा रिवाइज करवाएंगे तो आपको रुकना है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, है ना, प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास से पहले का, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, राइटिंग का मतलब होता है लेखन, है ना, प्री रिक्वेजिट का मतलब होता है जरूरी शर्त, कॉन्वे का मतलब होता है बतलाना, है ना, बताना पहुंचाना, सलेवल, है ना, सलेवल का मतलब होता है अक्षरांश, मतलब ऐसे शब्द जिसमें एक तरीके से वॉवेल एक होता ही है, ठीक है। उसके बाद है अल्फाबेट्स मतलब वर्णमाला, एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ठीक है। आ जाओ ना, इसको हम लोग सेंटेंस पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा इस वर्ड का और अच्छे से मीनिंग। देखो जी क्या है यहाँ पे, द लास्ट ऑफ, है ना, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, है ना, जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण इतिहास के पूर्व का आविष्कार था, was the art of writing। आर्ट ऑफ राइटिंग इतिहास का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण आविष्कार था, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। सोचो पहले लिखने की कला नहीं था, लोग और से इधर गई ABCD ये सब नहीं लिख पाते थे। विच वॉज इंडीड ए प्री रिक्वेजिट ऑफ हिस्ट्री, है ना, ये बोल सकते हैं प्री रिक्वेजिट, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं प्री रिक्वेजिट का यहाँ पे मीनिंग आपको दिखाए थे इतिहास से पहले का, तो ये बाबू इतिहास के पहले का एक तरीके से क्या हुआ, ये आपका जरूरी चीज हुआ, है ना, जरूरी यही था इतिहास के पूर्व राइटिंग, है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला का आविष्कार, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा राइटिंग्स लाइक स्पीच, है ना, जैसे लिखने की कला जो है ना स्पीच की तरह, बोलने की तरह डेवलप्ड ग्रेजुअली, लिखने की कला भी बोलने की तरह, जैसे बोलने की कला क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रो हुआ, है ना, मतलब लैंग्वेज, और वैसे ही लिखने की कला भी धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ होगा, ठीक है। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर डिजाइंड टू कन्वे ए मैसेज, इट वॉज प्रॉब्ली एज एन ओल्ड एज अ स्पीच, है ना, और जो पिक्चर लिख के अपना मैसेज डिलीवर करना, अपने मन में क्या चल रहा है पिक्चर के माध्यम से पहले लोग बना के उसको कॉन्वे करते थे, है ना, एक दूसरे को बतलाते थे, है ना, बताया जाता था कि अपनी भावनाओं को, अपनी मैसेज को, अपनी संदेश को, ठीक है। पिक्चर्स पहले देखते होगे राजा महाराजा पिक्चर्स से ही एक संदेश भेजते थे, ठीक है। बट फ्रॉम द पिक्चर्स टू सिलेबल राइटिंग, है ना, मतलब पहले पिक्चर से होता था लेकिन पिक्चर से क्या चीज पे आए, सिलेबल राइटिंग, मतलब वो शब्दांश पे आए, ठीक है। एंड देंस टू द अल्फाबेट्स, और फिर वहां से शब्दांश से अल्फाबेट्स यानी एक अक्षर तक, है ना, पहुंचने का जो है प्रोसेस जो है वाज ए वेरी स्लो एवोल्यूशन, वहां तक का बहुत स्लो एवोल्यूशन, बहुत स्लो बोल सकते हैं। एवोल्यूशन का मतलब हो जाता है कि हम लोग का विकास जो था वहां तक बहुत स्लो था, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पिक्चर से हम लोग स्लेवल पे आए और स्लेवल से अल्फाबेट्स पे आए जहां ABCD वगैरह बना, ठीक है, तो वहां तक की एक तरीके से
सफ़र जो है बहुत स्लो प्रोग्रेस रहा, स्लो एवोल्यूशन, बहुत धीरे धीरे वो हम लोग का विकास हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। अब देखो लास्ट सेंटेंस में क्या बोल दिया गया, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। नॉर्मली हर टीचर को आप देखोगे इसके बारे में, अभी तक यूट्यूब पे एक भी टीचर, सिंगल टीचर आपको नहीं नजर आएंगे जो इसके बारे में एक्सप्लेन किए होंगे। सब अंत में पढ़ के चले जाते हैं, क्या बोल देंगे, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, कि चाइना में कभी भी अंतिम कदम नहीं उठाया गया। भाई अंतिम कदम क्या मतलब बोल रहे हैं, इसका मतलब तो समझाइए। चलो देखो इसका मतलब समझाते हैं। देखो भाई चाइना जो है ना, चाइना में अल्फाबेट सिस्टम नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे ABCD चलता है ना, तो नॉट, चाइनीज लैंग्वेज इज नॉट बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। इट यूज लोगोग्राम्स, है ना, ये क्या करता है, लोगोग्राम्स यूज करता है। पता है चाइना में कैसा होता है, लोगोग्राम्स, ये लोग ABCD नहीं यूज करता है, ये अल्फाबेट्स यूज नहीं करता, ये लोग लोगोग्राम्स यूज करता है। इसीलिए बोला गया है कि द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, कि चाइना में कभी भी लास्ट स्टेप नहीं लिया गया। ये आर्ट ऑफ राइटिंग जो है, आर्ट ऑफ राइटिंग चाइना कभी लिया ही नहीं, अल्फाबेट्स कभी वो किया ही नहीं। मतलब लास्ट स्टेप क्या हुआ, द लास्ट एंड द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, सबसे अंतिम कदम जो था इतिहास के पूर्व का, वो था आर्ट ऑफ राइटिंग, जिसमें हम लोग पिक्चर से इस लेवल पे आए, इस लेवल से अल्फाबेट्स पे आए, लेकिन चाइना कभी अल्फाबेट्स पे आया ही नहीं, तो वो लास्ट स्टेप कभी लिया ही नहीं, वही बोला जा रहा है। चाइनीज राइटिंग कैसा होता है पता है, वो हम आपको बताते हैं। चाइनीज राइटिंग कैसा होता है पता है, ऐसे देखो, ऐसे है, ठीक है, ऐसे, कभी कोई ऐसे लिखेगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक है, आपको और बताए और आपको हंसी आएगा, ये सब उसका राइटिंग हुआ, ये सब उसका राइटिंग हुआ जी, ठीक है, ऐसे प्लस यहाँ पे ये कर दिया, ऐसे यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे ऐसे, हाँ, ये सब उसका राइटिंग हुआ, ये चाइनीज राइटिंग हुआ, तो वो लोगोग्राम्स यूज करता है, ये हुआ अपना लोगोग्राम्स, ठीक है, तो वो चाइनीज लोग ये यूज करता है, इसलिए बोला गया इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना में कभी भी अंतिम कदम नहीं लिया गया, ठीक है। तो यहां पर तो आपको ये सब हम बताए हैं, पैराग्राफ नंबर 13 खत्म कर दिए। अब एक बार आपको पूरा रिवाइज करवाते हैं, ठीक है, होप सो आप सब लोग पूरा समझ गए होंगे अभी, लेकिन एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है, वो भी हम आपको करवाते हैं, ठीक है। आप सब लोग को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे पूरा क्या कोशिश करते हैं, हम बस अभी ना इस क्लास में हम बस यही कोशिश करते हैं कि आप सबको हम बढ़िया से पढ़ाए, आप सबको ऐसे पढ़ाए कि आप सबको एक बार में समझ में आ जाए, दोबारा आपको कोई और वीडियो अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। आज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कल क्या करोगे, ठीक है। और हर गुजरता हुआ वक्त मुझसे कह रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा। अगर आज तुम कामयाब नहीं हुए तो कल तुम्हारे साथ अपना कोई नहीं होगा, यही सच है, यही इस दुनिया का सच्चाई है कि आज अगर तुम कामयाब हो जाते हो, तुम्हारे पीछे 2-4 लोग होंगे जो तुम्हारे पीछे बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम कामयाब नहीं हुए आज, तो तुम्हारे पीछे वो 2 लोग तो होंगे, लेकिन वो तुम्हारी बुराइयां कर रहे होंगे। तो आज तुम्हारा कामयाब होना कितना जरूरी है ये तुम खुद समझ सकते हो, है ना, कि अगर कामयाब ना हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा। और हम क्या बोले, हम आपको सबको बस यही पूरा प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये अच्छा कंटेंट रेडी करने में टाइम लगेगा, है ना, मतलब ये जो एक लेक्चर देते हैं और एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म, वो भी डिटेल वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ के साथ में, आसान नहीं होता है, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, आपका पूरा सिलेबस एंड करेंगे, ठीक है। कभी कभी लगता होगा भाई टूट रहे हैं, नहीं हो रहा है मेरे से पढ़ाई, नहीं कुछ अच्छा चल रहा है भैया, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना, बहुत परेशान हो गए, मन अब ऊब चुका है पढ़ते पढ़ते, लेकिन क्या करोगे, अपना बोर्ड से पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत लोग उम्मीद लगा के रखे हैं, इसको सपनों को पूरा तो करना ही पड़ेगा, है ना। हम आप सब लोग को ना बहुत परेशानियां होती हैं अपने पढ़ने में, अपनी एग्जाम की तैयारी करने में, इसके लिए हम एक ही लाइन बोलेंगे, आंसू बचाए रखना मेरे भाई, हम रोएंगे, उस दिन रोएंगे जिस दिन हम सफल हो जाएंगे, जिस दिन जीत हमारी होगी, है ना। मतलब आंसू को बचा के रखना है, हर एक परेशानी के लिए आंसू बहाना ये ठीक थोड़ी है कि हम लोग छोटी छोटी परेशानियों के लिए आंसू बहा रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं, ठीक है, नहीं, ये अच्छा होता है। हम लोग रोएंगे, उस दिन रोएंगे जिस दिन जीत अपनी होगी, जिस दिन हम जीत जाएंगे, है ना। तो वो जीत कब होगी, जब आप अपने परीक्षा में अच्छा करोगे, जब आप अपने परीक्षा में टॉप करोगे, तब रोएंगे,
है ना, वो जीत के लिए रोएंगे कि भाई हम जीते हैं, है ना, मेहनत किए हैं, तब अपनी पूरे वो साल का मेहनत याद आएगा। क्या हम आपको तो हर हमेशा मतलब जितना होता है एक एक हर महीना में एक मोटिवेशनल वीडियोस इसीलिए लाते हैं कि आप सबको हम टाइम टू टाइम कुछ मोटिवेट करते रहें। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता खैर, हालांकि आप जब तक अंदर से आपको प्रेरणा नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि नहीं हमको करना है सच में कुछ, तो मेरे कहने से क्या होगा, है ना, नहीं तो, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं समझाने को, हम लोग भी समझाने के लिए ही हैं। मौत से पहले भी इंसान को बहुत जगह कंधों की ज़रूरत होती है। मौत से पहले भी इंसान को बहुत जगह कंधों की ज़रूरत होती है, अगर इंसान समझे तो। होता है कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हो जो संभाल दे इन सब चीज़ों को, कोई हो जो मदद कर दे, कोई हो जो समझा दे हमें कि आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, इस उलझे हुए पल को कैसे सुलझाना है, कोई हो ऐसा, है ना। तो मौत से पहले भी इंसान को बहुत बार कंधों की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आपके पास है ना, अभी तो हम लोग समझाने के लिए है ना, अभी आपके माँ पिताजी, आपके पेरेंट्स सब लोग हैं जो आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको बस पढ़ना है, आपको अपना बेहतर, आपको अपना फ्यूचर देखना है। आज आप सही जगह पे लास्ट तक देखो, इतना 1-1.5 घंटा का वीडियो देखो, ये अभी आसान काम नहीं है। ये अब ये अपने आप को थैंक्स बोलो, है ना, अपने आप को वो सेलिब्रेट करो कि भाई इतना देर एक जगह मन शांत करके पढ़ना भी आसान नहीं होता है। आप जो इतना इतना देर पढ़ते हो उसके लिए भी आपका सेलिब्रेशन बनता है, उसके लिए भी सेलिब्रेट करता है, उसके लिए तालियां मेरे तरफ से इस बार, है ना, कि आप मेहनत किए हो, वो जेन्युइनली, मतलब ये ताली हम ऐसे नहीं, हम सच में बजा रहे हैं कि आप सब पढ़े हो, है ना, मेहनत किए हो। इतना लास्ट तक देखना भी आसान नहीं होता है। मन बोलता है बार बार कि चलो भाई मोबाइल चलाते हैं, चलो भाई रील्स देखते हैं, चलो भाई ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आप पढ़े हो, इससे ज्यादा और अच्छा बात क्या हो सकता है। चलो एक बार हम रिपीट कर देते हैं सब चीजों को, है ना, सभी चीजों को एक बार बढ़िया से समझा देते हैं आपका। देखो बाबू, चैप्टर है अपने पास, 5 मिनट लगेगा समझाने में, अगर डिटेल से समझाएंगे तो। सबसे पहले चैप्टर अपना है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना, ऐसे विचार जो मानव जाति को समय के साथ मदद किया। बाबू ये क्या है, ये क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, एक एसे है। क्या है, एक एसे है, यानी एक निबंध है। याद रहेगा, ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, अब देखो बाबू, इसको लिखे कौन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसको लिखे कौन है, इसको लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल, है ना, बर्ट्रैंड रसेल। हम आपको शॉर्ट में बताए थे बर्ट्रैंड रसेल, BR, और इससे ये भी पता चलता है ये ब्रिटेन के हैं और इनके पास आइडिया है और ये मैथमेटिशियन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें ऐसे आइडियाज के बारे में बात करते हैं, ये जो हैं, ये जो हैं, ठीक है। अब बर्ट्रैंड रसेल जो है ऐसे आइडिया के बारे में बात करते हैं, है ना, दोज आइडियाज, है ना, दोज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो मानव जाति को मदद किया, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं कि भाई उसका नंबर हो सकता है ना, उसका संख्या जो है वो बढ़ा, वो सबसे ज़्यादा मदद किया। पहले वो मतलब गुफाओं में होमो स्पीसीज जो था, रेयर स्पीसीज हुआ करता था, जो जंगली गुफाओं में, मतलब गुफाओं में, जंगलों में जंगली जानवर से डरते डरते जिंदगी जिया करता होगा, है ना, उसके लिए खाना, नॉरिशमेंट उसके पास नहीं हो पाता होगा, पोषण जुटाना, अपने लिए खाना पीना इकट्ठा करना मुश्किल होता होगा, तो अपना पहले इंसान अपना संख्या बढ़ाया, है ना। उसके बाद वो अपना बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो खुशियाँ वगैरह, जैसे कि एक तरीके से बात करें, उसके पास हैप्पी रहने का, है ना, हैप्पीनेस का वो बहुत सारा, है ना, हैप्पीनेस का वो बहुत सारा जरिया ढूंढा कि कैसे खुश रहा जा सकता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट ढूंढा। ठीक है, वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट
मतलब खुश रहने का अलग अलग, जैसे कि अगर भाई जानवर को लेके चला जाए कि अगर मतलब एक तरीके से कि मूवी हॉल वगैरह में, तो जानवर लोग खुश नहीं होगा, लेकिन इंसान खुश होता है। जानवर को म्यूजिक, पोइट्री इस सब से कोई मतलब नहीं है, वो खुश नहीं होगा, लेकिन इंसान खुश होता है। ठीक है, ऐसे ही बात बहुत सारी चीज़ों के बारे में किए हैं हम, तो बहुत सारा चीज़ अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जैसे कि ये बताए हैं क्या चीज़ ये बताए हैं, इन्वेंशन ऑफ फायर, है ना, इन्वेंशन ऑफ, सबसे पहला लैंग्वेज के बारे में बताए हैं, है ना, लैंग्वेज, भाषा का आविष्कार, कैसे धीरे धीरे भाषा का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, उसके बारे में बात किए हैं। उसके बाद बात किए हैं इन्वेंशन ऑफ फायर, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बोल सकते हैं, वो ज़्यादा सटीक होगा, है ना, आग का आविष्कार मतलब उपयोग करना। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, है ना, आग का उपयोग करना एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया में से था। उसके बाद जैसे कि अगर बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, खेती का आविष्कार करना, लेकिन इसके साथ ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस, है ना, कैलेबिनिज्म, वो सब चीज़ आप जाने थे कि कैसे बच्चों का खून बलि चढ़ा दिया जाता था। उसके बाद आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में भी पढ़े, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। ठीक है, ये भी धीरे धीरे विकसित हुआ होगा। हम लोग कैसे पिक्चर से लेवल पे आए, लेवल से अल्फ़ाबेट्स पे आए, लेकिन चाइना में अल्फ़ाबेट्स पे लोग आए ही नहीं, तो अंतिम स्टेप वहाँ पे कभी लिया ही नहीं गया। तो इन्हीं सब विचारों के बारे में बात करते हैं कि ये सारे ऐसे विचार हैं जो मानव जाति को समय के साथ मदद किया, है ना। हम लोग कभी कभी होता है झुंड के बीच में रहते तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत एक दूसरे से प्रति मित्रवत होते हैं, लेकिन हम लोग कभी झुंड के बाहर होते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग क्रूर होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात किए हैं। तो बाबू देखो, हम पूरा अपना झोंक दिए, अपना पूरा प्रयास किए कि आपको ये चैप्टर आसान बना दे। अगर हम आपका ये चैप्टर आसान नहीं बना दिए तो सॉरी। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली हाँ ये चैप्टर आप सबका बहुत बढ़िया से समझ में आ गया और ये चैप्टर थोड़ा सा आसानी से आप समझ गए, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। साथ ही साथ ये समझाने का तरीका, ये जो हम आपको आइडियाज़ डाटा हेल्प मैनकाइंड जो समझाए, ये आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम अगला चैप्टर का जो वीडियो बनाएंगे, अगला चैप्टर का जो क्लास आपके लिए लाएंगे, उसमें और अच्छे से इम्प्रूव करके और अच्छा चीज़ें आपको दें। ठीक है, लेकिन सच बोले, दिल से बोले तो हम अपना बेस्ट दिए हैं। ठीक है, हम आसान बनाने का पूरा कोशिश किए हैं। चलो जी बच्चे लोग, आप सब लोग इसको लाइक कर लेना, और साथ ही साथ अपना प्यारा सा ऐप है एजुकेशन बाबा ऐप, इंस्टॉल करके उससे भी पढ़ाई करो, है ना। उस पर सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके अलग अलग टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई होता है। नीचे ऐप का लिंक दे दिए, एजुकेशन बाबा ऐप, है ना, इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, और वहाँ से अपने पूरे 11-12 की तैयारी आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।